So shall we start? अच्छा, किसकी? हाँ ये ठीक। एक पानी की बोतल है क्या? तो वैसे भी रिजल्ट का थोड़ा सा टेंशन होगा सबको कि वी नेवर नो रिजल्ट कब आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ जनवरी से लेकर क्या है, कहाँ पे? वेबसाइट पे ICAI की वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। यस, तो वो बकवास बहुत सारी चीज़ें करने वाले होते हैं, कर देते हैं। और मैंने भी इवन ये भी किसी से न्यूज़ सुना था 23 को रिजल्ट आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 20 को भी सुना था ना। तो यू जस्ट इमेजिन इट्स जस्ट लाइक फर्स्ट वीक ऑफ फेब, नॉर्मली इतना ही होता है। फाइनल और इंटर, आपका इंटर और जो फाउंडेशन का रिजल्ट है तो उसमें गैप होता है हमेशा। एंड ये मान के चलो आपका फर्स्ट वीक एंड इट्स अराउंड 8 to 10 के नियर बाय, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सिंपल है कि आपने पेपर अच्छा दिया है तो सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे ऑल दो, बट फिर भी एक डर तो होता ही है, हाँ? तो अभी डर के आगे जीत तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ? तो फिलॉसफी गलत है वैसे, क्योंकि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मे बी आपने नाम सुना हो, विवेक बिंद्रा, नाम सुना होगा मे बी, मोटिवेटर है बहुत बड़े। एंड तो वो एक्चुअली उनका स्टेटमेंट है कि डर के आगे जीत नहीं होता है कभी भी, सिंपल। तो और फैक्ट भी है। तो माउंटेन ड्यू वाला ऐड भूल जाना, तो वो सिर्फ आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एंड लास्ट क्लास में मैंने कंपनीज एक्ट का जो प्रोविज़न था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और एक सेक्शन भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, एंड दैट वाज सेक्शन नंबर 1। तो एक बार 1 से 2 मिनट का टाइम लेते हैं और एक बार रिकैप करते। हर क्लास में जो भी टॉपिक होगा वो रिकैप जरूर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रीज़न बीइंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो उसको रिकैप करने के लिए वापस से शॉर्ट से लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो गाइस सेक्शन 1 में वी हैव 4 टर्म्स। फर्स्ट शॉर्ट टाइटल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एप्लीकेशन, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन में वी नो वेरी वेल कि जितने भी कंपनीज एक्ट 2013 में बनाए जाएंगे उसके ऊपर कंपनीज एक्ट पूरा अप्लाई होगा। एंड जो प्रीवियस कंपनी लॉ में कंपनी है उसके ऊपर भी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। और प्रीवियस कंपनी लॉ की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? एब्सोल्युटली सेक्शन 2 क्लॉज 67 तो डिफाइन किया गया है। तो वहां पे लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्ट जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे उन सबको वहां पे रखा गया। और फिर हमने बात की थी इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये 3 कंपनी की बात हमने की थी, और इन तीनों के लिए भी स्पेशल एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट ऑर्डिनरी एक्ट बन जाएगा और वो स्पेशल बन जाएगा। और जहां पे भी इनकंसिस्टेंसी होगा उसमें प्रायोरिटी हम किसको देने वाले? इट्स अ स्पेशल। फॉर बैंकिंग कंपनीज वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फॉर इंश्योरेंस कंपनी वी हैव 2 एक्ट, इट्स इंश्योरेंस एक्ट एज वेल एज द IRDA। एंड फॉर यू कैन सी द इलेक्ट्रिसिटी वी हैव, एंड फिर उसके बाद अदर कंपनी, बट उसमें इनकॉर्पोरेशन वर्ड नहीं है, गवर्नड, मतलब जो कंपनीज एक्ट में ही बनाया गया बट वो गवर्नड किसी और एक्ट से। और हमने एग्जांपल लिया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, तो हम उसकी बात करते हैं। यस, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो गए। तो अब उसके बाद लास्ट में था एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट बट नोटिफाइड बाय द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात हम लोगों ने सेक्शन 1 में डिस्कस किए थे। अब एक
नेक्स्ट जो हम लोग सेक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो सेक्शन 2 का पहले मैं कुछ टर्म्स में बताऊंगा और आज हम लोग कुछ अलग अलग वर्ड्स के भी इंटरप्रिटेशन हम लोग करने वाले हैं। आज जो पूरे कंपनीज एक्ट में नॉट ओनली इन सेक्शन नंबर यू कैन से द 2 बट बाकी जितने भी सेक्शंस आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में जितने भी सेक्शंस होंगे, उन सभी के लिए वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फाउंडेशन में आपने कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे उसमें से, और कुछ वर्ड हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, और कुछ वर्ड आपने पढ़े होंगे तो अभी तक वो भूल गए होंगे। यस और नो? क्योंकि बचपन से हम लोग एक चीज सीखते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे की बात याद नहीं रखते हैं। तो फाउंडेशन में आपने वो जो वर्ड्स आपने पढ़ा होगा वो शायद याद ना हो, और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ते, क्योंकि यदि फाउंडेशन में ही सब कुछ पढ़ा दिया फिर नो डाउट इंटर में, लॉ में फिर पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। तो गाइज एक सेक्शन आपका जो होता है वो है आपका 2, 1 के बाद जो हम सेक्शन पढ़ने की बात कर रहे हैं वो 2, लेकिन 2 में जो भी कुछ है उन सभी को हम एक नाम देते हैं और उसको बोलते हैं डेफिनेशंस। क्योंकि सेक्शन 2 में सिर्फ हमें क्या मिलेगा, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, हमारे देश में जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी एक्ट, उन सभी एक्ट में इन जनरल डेफिनेशन हमेशा किस सेक्शन में मिलेगा आपको, सेक्शन 2 में। बट मैंने वर्ड यूज किया इन जनरल, इसका मतलब है कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। एनी आइडिया, कभी सुना है, कभी पढ़ा है एक्सेप्शन किसी एक्ट में? ऑब्वियसली फाउंडेशन में भी ऐसा कोई टर्म नहीं बताए जाते। तो गाइज अभी जो सीए का एग्जिस्टिंग सिलेबस है, और उस सिलेबस में जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सेगमेंट है, तो उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो उस जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया गया। तो नॉर्मली हर एक्ट में सेक्शन किस में मिलेगा आपको, डेफिनेशन वाला पार्ट सेक्शन 2 में मिलता है, लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन है बट किस में, 3 में। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, तो पार्टनरशिप वर्ड को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 में नहीं है। तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 4 का पैरा, और उस पैरा में डिफाइंड है पार्टनरशिप क्या होता है। ऐसे ही इंडिया में एक 2016 में कोड बनाया गया था जिसका नाम था IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो बनाया गया उसमें भी सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में डेफिनेशन रखा गया। तो कुछ आपको रियल लाइफ में एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑर्डिनरी हमें क्या मानना है, डेफिनेशन किस सेक्शन में होने वाला है आपको, 2 में। आई होप समझ में आ गया। तो चाहे हम इनकम टैक्स की बात करें या किसी अदर एक्ट की बात करें, तो नॉर्मली, थैंक यू सो मच, तो वो आपको सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशन मिलेगा। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, 2 की जो शुरुआत है, अभी तक आप लोगों ने 2 के बारे में क्या क्या सुना और क्या क्या आप लोगों को पता चला है वैसे 2 के बारे में? कैन यू प्लीज टेल मी, सेक्शन 2 के बारे में अपने फाउंडेशन लेवल पे क्या क्या सुना है? क्लॉज होता है, ठीक है, और उसमें डेफिनेशंस होते हैं, और उसमें जो भी डेफिनेशन होता है पूरे एक्ट के लिए नॉर्मली हम वो सेम मान के चलते, एग्जैक्टली। लेकिन ये वर्ड कहां लिखा हुआ है कि यदि कहीं और डिफाइंड हुआ तो हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन नहीं लेंगे, वो जो वर्ड डिफाइंड है वो लिया जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? अच्छा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ये आपको पता है, ये हर एक्ट में लिखा हुआ है, और ये हर एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो फाउंडेशन वो वक्त नहीं था जहां पे आपको वो बात बताई जाए, तो अब वो वक्त आ चुका है जहां पे आपको वो बात जानना भी और पहचानना है, और वो सेक्शन 2 में ही मिलने वाला है। क्योंकि फाउंडेशन में सेक्शन 2 के कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, सेक्शन 2H, सेक्शन 2A, सेक्शन 2E, सेक्शन 2D, आप यही पढ़ते हो, सेक्शन 2A, B, ये सब आप पढ़ते हैं। वी हैव अ फ्यू डेफिनेशंस।
लेकिन कंपनीज एक्ट में ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 2 में 95 डेफिनेशन है और एक एडिशनल है तो 96 हो जाएगा बस। और उसमें से 50 डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं और कुछ डेफिनेशन तो हम सेक्शन 2 में ही पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशन जब मैं अलग अलग सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसको सेक्शन 2 के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। तो जैसे हम लोग जब सेक्शन नंबर 54 पढ़ेंगे तो आएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में स्वेट इक्विटी शेयर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 88 में। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम जब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने वाले तो सेक्शन 4 में मेमोरेंडम है बट मेमोरेंडम का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 56 में। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो वो आएगा सेक्शन 5 बट आर्टिकल्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 5 में। तो इसका मतलब यह है नंबर ऑफ सेक्शंस रेड विथ सेक्शन नंबर 2, नंबर ऑफ सेक्शंस रेड विथ सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन 2 क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि उस सेक्शन में जो वर्ड होगा वो वर्ड पहले चेक करेंगे क्या उस सेक्शन में डिफाइंड है, और यदि उस सेक्शन में डिफाइंड नहीं है तो फिर कहां जाना पड़ेगा? 2 में जाना पड़ेगा। और ये बताओ 2 में जो वर्ड है तो उन सभी वर्ड को वहां डिफाइन किया गया, तो क्या वो सेक्शन 2 वाले वर्ड जहां जहां पे मिलेंगे आपको, तो क्या उन सभी का इंटरप्रिटेशन बार बार आपको सेक्शन 2 में आके देखना पड़ेगा? इसलिए सेक्शन 2 के एक और नाम देंगे आज से, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो सेक्शन 2 विल बिकम इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि आज से सेक्शन 2 का एक और नाम आने वाला है और वो सिर्फ आज से हम जनरल डेफिनेशन के नाम से नहीं जानेंगे, उसको इवन क्या नाम दिया जाएगा? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। वाई देयर इज अ टर्म। आज यदि पानी की बोतल खत्म हो गई तो लाना पड़ेगा खुद, क्योंकि आज वो क्या है नहीं ना, तो ऑफिस में नहीं है वो, आज छुट्टी पे, आज मजे में तो आज कोई फंक्शन वंक्शन अटेंड करने के लिए गए? अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है हाँ तो गाइज, अच्छा अब ये बात लिखी कहाँ है? अभी जो फिर से एग्जिस्टिंग सिलेबस है, और यदि उस एग्जिस्टिंग सिलेबस को आगे कंटिन्यू रहा आप लोगों के साथ तो उसमें एक चैप्टर है, एक्ट नहीं, एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, एंड उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, IOS जिसको नाम देते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो उसमें लिखा हुआ है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उसमें इंटरनल एड्स में एक वर्ड है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, एंड वो सेक्शन 2 को बोला जाता है, क्योंकि सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स। तो इसका मतलब हमें उस मीनिंग के बारे में जानना है, उसकी हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमें 2 को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सेक्शन 2 को आज के बाद याद रखना, इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलने वाले। तो अब सेक्शन 2 जो अब आज के बाद 2 डेफिनेशन अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेना। जब भी हम सेक्शन 2 में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम उसको नाम देंगे जनरल डेफिनेशन। क्या बोला जाएगा? और उसके बाद यदि कहीं और उस वर्ड को डिफाइन किया गया तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशल। और जहां वो डिफाइन किया जाएगा उस प्लेस के लिए हमें वही डेफिनेशन लेना पड़ेगा, सेक्शन 2 के डेफिनेशन को नहीं लेना पड़ेगा। क्या ये बात फाउंडेशन में पढ़ी आप लोगों ने? तो फाउंडेशन में ये बात बताई जाती है कि डेफिनेशन भी जनरल होते हैं और स्पेशल होते हैं। तो जनरल वो होता है जो सेक्शन 2 में होता है, और स्पेशल वो होता है जो कहीं और किसी सेक्शन में डिफाइंड होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, हर बात का आपको रीजन, हर बात पे आपको एग्जांपल मिलेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि लॉ मेकर ने ही ऐसा एग्जांपल दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब फिर ये बोला गया कि स्पेशल डेफिनेशन को लेना है, बट ये बात बोली कहां गई है? ये सेक्शन 2 में खुद बोलेगी। तो सेक्शन 2, सर सेक्शन भी बोलता है, यस। तो सेक्शन में देखो स्टेटमेंट, मतलब राइटिंग में यहां पे आपको वर्ड आएगा, सबसे पहले हम उस पे आएंगे। और क्लॉज क्यों पढ़ा जाता है? तो फाउंडेशन से अब ऊपर लेवल बढ़ने वाला है, और अब आपको क्लॉज एक्चुअली और समझ में आएगा क्यों बोला जाता है इसको। तो गाइज यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट
अदरवाइज रिक्वायर्स। क्या वर्ड लिखा है? इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। कुछ आइडिया, कुछ इसका मतलब? एनीवन? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कहीं पे किसी प्रोविजन में यदि वर्ड का मतलब कुछ और हुआ, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हुई, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। फिर सेक्शन 2 वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्ड क्या किया? अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब कॉन्टेक्स्ट को हटा देते हैं तो क्या वर्ड आ गया? अनलेस अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कहीं कुछ और, यदि उस वर्ड का उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और मिली तो हम उस रिक्वायरमेंट को क्या करने वाले? फुलफिल करने वाले। और इसीलिए सेक्शन 2 में जो मीनिंग है उसको नहीं लिया जाएगा। तो क्या ये सेक्शन 2 खुद कह रहा है कि जो यहां पे आप डेफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन इस डेफिनेशन के खिलाफ कहीं और कुछ लिखा हुआ है, तो फिर उसको प्रायोरिटी देना? जो हम लोग यहां पे बोल रहे हैं वो हमें प्रायोरिटी मत देना। और ये बात सेक्शन 2 में पहला लाइन यही लिखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। और इसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए इंटरप्रिटेशन के लिए रखा है, तो ये रहा वो सबसे पहला ही टर्म। क्या लिखा हुआ है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। तो गाइज नॉर्मली आज के बाद हम लोग सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि सर सेक्शन 2 में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैंने बोला कि इस डेफिनेशन को क्या नाम देने वाले हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो सेक्शन 2 विल बिकम इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या ये वर्ड यूज किया मैंने? उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन विच आर इंडिकेटेड, क्या लिखा है? इसका मतलब है सेक्शन 2 में जो वर्ड है, ऑल्दो वो मीनिंग क्रिस्टल क्लियर है, वो मीनिंग बिल्कुल ठीक है, वो मीनिंग अपने आप में बिल्कुल कंक्लूसिव है, लेकिन फिर भी उसको कंक्लूसिव मानना नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं सही है, लेकिन वो 100% हर जगह पे सही नहीं होगा। बोला ऐसा क्यों? बोला एक्चुअली इफ इट वॉज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट, कि यदि हम किसी कॉन्टेक्स्ट में यदि कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे और यदि उस वर्ड का मतलब वहां पे कुछ और आ रहा है, तो फिर आपको सेक्शन 2 का मतलब नहीं लेना है, फिर जहां वो आएगा हमें वही लेके चलना है। तो अभी मैं एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको एक सेक्शन का रेफरेंस दे रहा हूं। दैट इज जस्ट एग्जाम्पल। गाइज आप सब लोगों ने फ्री रिजर्व वर्ड सुना है? फ्री रिजर्व नाम सुना आप लोगों ने? अकाउंट्स तो पढ़ा ही आप लोगों ने, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है आप लोगों ने, फाउंडेशन में PhD कर लिया आप लोगों ने अकाउंट्स में। इतनी नॉलेज हो चुकी है, आप मुझे पढ़ा दोगे अकाउंट्स। तो फ्रैंकली टेलिंग, अकाउंट्स में आपने फ्री रिजर्व जो टर्म पढ़ा है उसका मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज के लिए। क्या नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि एक्चुअली वो रिजर्व होता है कि जो फ्रीली कंपनी जैसे चाहे जिस मैनर में चाहे वो यूज कर सकती है ना? तो फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, और जो जनरल रिजर्व में पड़ा होता है वो भी होता है, और प्लस उस प्रॉफिट एंड लॉस से यदि कोई भी और रिजर्व बनता है तो नॉर्मली हम वो भी मान के चलते हैं कि वो भी क्या है आपका? फ्री, अनटिल जब तक उसको स्पेसिफिक प्लेस पे यूज करने के लिए नहीं हो। तो मैं यहां अकाउंट्स का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं लॉ का ज्ञान देने वाला हूं, बट आपको ये जानना जरूरी है। लेकिन क्या कहीं वहां सेक्शन पढ़ा था आपने? किस सेक्शन में फ्री रिजर्व डिफाइंड है? सर अकाउंट्स पढ़े तो सेक्शन क्या करना? बट नाउ कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 43, हियर वी हैव डेफिनेशन किसका लिखा हुआ है? फ्री रिजर्व। सिर्फ जो यहां पे रेड आपको दिख रहा है सिर्फ वही पढ़ना है। उस वर्ड को पढ़ने के बाद आप पहले मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, एंड फिर उसके बाद एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि कहीं कुछ और कैसे लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा है? फ्री रिजर्व मीन्स सच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज। तो क्या समझ में आया? सर वो रिजर्व जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा
और जो किस पर्पस के लिए अवेलेबल है हमारे लिए, डिविडेंड देने के लिए, वो क्या बन गया आपका। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी रिजर्व जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो वो सबके सब क्या माने गए, फ्री। ऐसा कोई भी, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है सर, वो रिजर्व जो बैलेंस शीट के हिसाब से किस पर्पस के लिए अवेलेबल है, डिविडेंड के लिए। जो किस पर्पस के लिए, तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है, नहीं होता। सिक्योरिटीज प्रीमियम डिविडेंड के लिए नहीं होता। तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री रिजर्व बोला जाएगा कभी, आंसर इज नो। तो गाइज चलिए आते हैं एक सेक्शन नंबर 68 पे, और 68 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहते हैं द टर्म फ्री रिजर्व ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो गाइज एक बाबू, तो ऊपर जो मैंने डिफाइन किया वो किस सेक्शन में लिखा हुआ था, 2 क्लॉज 43, सेक्शन 2 क्लॉज। तो वो तो सेक्शन 2 वर्ड आ गया ना, तो जनरल डेफिनेशन हो गया। और अभी 2 में क्या वर्ड पढ़ के, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या लिखा था, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो 68 की रिक्वायरमेंट है, और 68 कहता है भाई फ्री रिजर्व में हम साथ में किसको इंक्लूड करेंगे, तो वो तो एक्सेप्शन बन गया। अब क्या 68 में फ्री रिजर्व में सिर्फ वही रिजर्व आएगा जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व माना जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन, क्या सेक्शन 2 के डेफिनेशन को लेंगे या फिर यहां पे डेफिनेशन का इसको वाइडर हो गया, वाइडर हो गया। तो बताओ क्या हाँ सेक्शन 2 के डेफिनेशन को ही सिर्फ लेके चल रहे हैं, फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या सेक्शन 68 की रिक्वायरमेंट कुछ और हो गई, तो इसलिए क्या वर्ड था, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हियर वी हैव एग्जांपल। तो थिंक अबाउट इट, ऐसे इनकम टैक्स में भी आप पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे एक्ट में पढ़ेंगे, जहां सेक्शन 2 में जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो आगे जाके किसी और सेक्शन में उसका मीनिंग, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को फ्री रिजर्व सिर्फ सेक्शन 68 के लिए मानेंगे, या फिर 68 के बाद हर एक सेक्शन के लिए माना जाएगा, ओनली फॉर 68। क्योंकि रीजन बीइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 68 रिक्वायर, क्योंकि 68 की ये रिक्वायरमेंट है कि सर फ्री रिजर्व में हम किसको इंक्लूड करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 68 के अलावा किसी और सेक्शन के लिए नहीं होगा। नाउ इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब ये बताओ, क्या ये 68 में जो वर्ड फ्री रिजर्व में प्रीमियम आ गया, इज इट ऑर्डिनरी, जनरल डेफिनेशन और स्पेशल डेफिनेशन, और सेक्शन 2 में जो था वो क्या बन गया। तो क्या अब ये बात समझ में आया, सेक्शन 2 जनरल क्यों बोलते हैं, और सेक्शन 2 अपने आप में कंक्लूसिव होने के बाद भी कंक्लूसिव नहीं है। सिंपल, वो सेक्शन 2 में जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, उसका मीनिंग भी क्लियर है, वो कंक्लूसिव है, बट फिर भी वो कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग वी नेवर नो, लॉ में करने कहीं और, उसका मीनिंग उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस ऑल अबाउट द सिचुएशन। क्या ये सेक्शन 2 फाउंडेशन में ये टर्म पढ़ा था आप लोगों ने, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, नहीं, क्योंकि वहां पे इसकी रेलेवेंसी नहीं। बट अब ये बताओ, क्या इस वर्ड की रेलेवेंसी यहां पे है, और क्या इस वर्ड की रेलेवेंसी सिर्फ इंटर में या लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम। तो अभी तो सिर्फ पहले वर्ड पे आया हूं मैं, क्योंकि आज वो 6-7 वर्ड है जो आपको यहां पे दिखने वाले हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला टर्म समझ में आ गया। तो सेक्शन 2 में वर्ड जो लिखा था, तो उससे डेफिनेशन अपने आप में 2 पार्ट में हो गया, जनरल और स्पेशल। और जहां कॉन्ट्रडिक्शन है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दिया जाएगा, और स्पेशल सिर्फ उसी के लिए होगा जिसके लिए वो बोला गया है, मतलब जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। नाउ वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन। फाउंडेशन में आपने डेफिनेशन जब पढ़ा होगा, तो डेफिनेशन में या तो वर्ड आपने मीन्स देखा होगा या तो इंक्लूड देखा होगा। इज इट ट्रू। डेफिनेशन में एक वर्ड आपने क्या देखा होगा, मीन्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी, यस और नो। सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से वहां पे वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी डेफिनेशन है जहां पे मीन्स की जगह वर्ड क्या लिखा होता है, इंक्लूड लिखा होता है। तो अब मुद्दा यह है कि जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रहा है, हम
उसको क्या बोलने वाले हैं, और जो इंक्लूड से स्टार्ट होगा हम उसको क्या बोलने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब है वी हैव 2 कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन इवन इन सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में भी 2 कैटेगरी के डेफिनेशन होने वाले हैं, विच मीन्स द डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स एंड द डेफिनेशन विल स्टार्ट विद द वर्ड एंड सम टाइम दोनों ही वर्ड मिलने वाले हैं, मीन्स एंड इंक्लूड दोनों ही होगा, वो आपको दिख जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो अब यहां पे 2 टाइप आ गए। पहला वर्ड क्या लिखा है, क्या वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज मीन्स, और दूसरे में क्या वर्ड है, इज इट विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू, देख रहे? तो अब आप लोगों ने क्या ये दोनों वर्ड पढ़े हैं, क्या इन दोनों वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को? तोड़ा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन में कुछ तो इसके रिगार्डिंग हिंट दिया है मैंने भी, है नहीं? अच्छा, मीन्स उसका मतलब बता रहा हूं, इंक्लूड, हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड्स वर्ड होता है, यस। चलो अब यहां पे जो लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या वर्ड लिखा है कि जब हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे तो वो क्या डेफिनेशन बन जाएगा, और जहां पे वर्ड क्या लिखा होगा तो उसको क्या बोलेंगे। चलो इसको एक और नाम दे रहा हूं, द वन विच इज नॉन एज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड अनदर विच इज नॉन एज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये वर्ड यूज किया है मैंने फाउंडेशन में। मीन से जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होता है हम उसको रिस्ट्रिक्टिव या एग्जॉस्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव या फिर रिस्ट्रिक्टिव। और जो वर्ड आपका इंक्लूड से होता है उसको क्या बोलते हैं आपका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको एक्सटेंसिव और या फिर इंक्लूसिव या तो फिर इंक्लूसिव। तो अब ये बताओ, जब वर्ड रिस्ट्रिक्टिव और आपका एग्जॉस्टिव हो गया तो इसका मतलब क्या है? लॉ मेकर ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, वही फाइनल है। इसका मतलब उन्होंने एक वर्ड के मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोला जो बोला गया वही उसका मतलब है, उसमें कुछ और नहीं आएगा। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में बोला गया कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो क्या कंपनीज एक्ट ने यह बात बोल दी, लॉ मेकर ने बोला कि कंपनी हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में। उसके अलावा यदि कोई भी एसोसिएशन फॉर्म हुआ, उसके अलावा यदि उसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, तब भी हम उसको कंपनी नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हुआ, एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव हो गया? रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि मीन्स का मतलब है इसका मतलब जो बोला है मैंने वही होगा, दैट्स इट। और कुछ उसके अलावा आपको सोचना है ही नहीं। लेकिन इंक्लूसिव में जैसे इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे डेफिनेशन पर्सन का, सो द टर्म पर्सन इंक्लूड, तो वहां पे इंक्लूड आ जाता है। पढ़े? कल ही पढ़ा, क्या बात है। तो वहां पे आप पर्सन के रिगार्डिंग पढ़ोगे और पर्सन मीन्स नहीं आता है कभी, इंक्लूड्स। चाहे किसी भी एक्ट में पर्सन के बारे में पढ़ोगे ना, मीन्स नहीं आता कभी भी, उसमें इंक्लूड आता है। क्योंकि रीजन बीइंग लॉ मेकर ने वहां पे डिफाइन ही नहीं किया। कैन यू इमेजिन? लॉ मेकर ने कहा सर इसमें इन सभी चीजों को कंसिडर करने वाले हैं, इनमें इन सभी को कंसिडर किया जाएगा, और जो अभी कंसिडर किया गया कल वो एक्सटेंड भी हो सकता है कि फ्यूचर में यदि कुछ और हमें दिखा तो पर्सन में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो बताओ इसीलिए वर्ड क्या हो गया? एक्सटेंसिव। मतलब जिसका एंड अभी नहीं हुआ है, जो अभी मैंने कहा है कल वो फ्यूचर में हमारी मर्जी है, हम उसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज सेड टू बी व्हाट? एक्सटेंसिव। व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड एनीथिंग, तो जब हम किसी चीज को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसका मतलब वो एक क्या बन गया आपका? एक्सटेंसिव। दैट इज नॉट एज यू कैन से द वर्ड इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर लॉ मेकर ने ऐसे डेफिनेशन में एक अपने पास पावर हमेशा रिजर्व रखा है कि हम अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी एडिशन कुछ भी डिलीशन यहां से कर सकते हैं। तो हम जब चाहे उसको और बड़ा करना, उसको और एक्सटेंड करना, तो हम उसको कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म
इट्स मीन्स एंड इंक्लूड. तो गाइज आज के बाद याद रखना, वेन एवर देयर इज अ वर्ड मीन्स then the definition is said to be exhaustive or restrictive, but whenever we have a term include, then वो क्या बन जाए, it's extensive or inclusive, कि जो फ्यूचर में उसमें और भी चीजों को हम एड ऑन कर सकते हैं. तो सेक्शन 2 में अब दो बातों की इंटरप्रिटेशन यहां पे हमने की. तो एक हो गया हमारे लिए सबसे पहले अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज, और दूसरा वर्ड आ गया सर डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स और या फिर एंड समटाइम बोथ. इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्या ये पहले किसी को डाउट यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट. तो तीसरे सेगमेंट पे आते हैं. चाहे सेक्शन 2 पढ़ो या फिर चाहे सेक्शन 470 पढ़ो, तो गाइस किसी भी सेक्शन में एक वर्ड आपको दिखने के लिए मिलेगा, और वो वर्ड क्या होगा? इसको या तो प्रोविजो बोलो या फिर प्रोवाइजो बोलो, चॉइस आपकी है. चाहे इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोविजो या फिर प्रोवाइजो, जैसा दिल आपका कहता है वैसा आप बोल सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नो डाउट अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, कम्युनिकेशंस तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो दैट्स व्हाई यू कैन प्रोनाउंस जो भी आपको अच्छा लगता है. तो मैं इसको प्रोविजो बोलता हूं, आप चाहे इसको प्रोवाइजो बोलना, दैट इज योर चॉइस. अब मुद्दा ये आता है कि सर ये प्रोवाइजो हमें या फिर प्रोविजो मिलेगा कैसे और दिखेगा कैसे? क्योंकि पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना सर कहां पे ये प्रोविजो है. अब बात यह है कि फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन आपने शायद बिल्कुल और भी कंपनीज में आएंगे अभी. तो गाइज अब यहां पे जब भी वर्ड आपको क्या दिखे, प्रोवाइडेड दैट नंबर 1, या फिर आपको वर्ड क्या दिखे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, या फिर वर्ड क्या दिखे, ऑल्सो दैट, और प्रोवाइडेड ऑल्सो फर्दर दैट नहीं होता है. तो बस ये तीन होंगे. तो गाइस जब भी इस तरीके से आपको नजर आए, यदि एक ही बार आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोविजो. यदि वो 2 बार आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो. यदि वो 5 बार आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, फोर्थ एंड देन फिफ्थ. ये आएगा सेक्शन 3 में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में. It's around 4 or 5 times. It's 4 or 5 times. You will definitely see the word proviso or proviso. अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, सीक्वेंस के हिसाब से पता है क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले प्रोविजो को हम लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, सेकंड को लिखा जाता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड को लिखा जाता है, और फोर्थ को लिखा जाएगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट. फिर वही लिखा जाएगा आगे, चाहे वो 10 क्यों नहीं है. लेकिन लॉ मेकर की अपनी मर्जी, मन मर्जियां. तो वो कभी कभार 5 के 5 में क्या वर्ड लिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, वही लिख देंगे वो. लेकिन आप टेंशन मत लेना, आप ये मत मान लेना कि सारे फर्स्ट प्रोविजो है. तो वो फिर भी क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, क्योंकि उनकी मर्जी है. क्योंकि हम लोग लॉ बना नहीं रहे, हम लोग लॉ की इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं. तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये लॉ गलत बनाया गया है, इसको हटाओ यहां से. नहीं, हम यहां पे सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ की इंटरप्रिटेशन, और अपने क्लाइंट्स को हमें सर्विस देना है, और इसीलिए आप ये काम कर रहे हो. तो लॉ से कोई लड़ाई नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सिंपल. क्योंकि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि सर लॉ में ऐसा क्यों लिखा हुआ है. तो क्यों, कब, कहां, कैसे, उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करना है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी इस तरीके से वर्ड नजर आएगा तो हम उसको नाम क्या देंगे पहले, आज के बाद प्रोविजो या फिर प्रोवाइजो. क्या बोलेंगे उसको? यस. चाहे वो किस फॉर्म में होगा, प्रोवाइडेड दैट, या फिर किस फॉर्म में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, या फिर किस फॉर्म में. इज इट क्लियर? बट मुद्दा ये आता है, अब फाउंडेशन में अगेन आपने शायद इसके बारे में जाना और पहचाना आपने कि प्रोवाइडेड में या तो कंडीशन होगा या फिर एक्सेप्शन और एग्जम्पशन हो सकते हैं. या क्या हो सकता है, नंबर 1 कंडीशन, या फिर एक्सेप्शन और एग्जम्पशन, ये हो सकता है. तो ये होगा किसमें, प्रोवाइजो में. तो सर एक बात बताओ, ये एक्सेप्शन किसका, ये कंडीशन किसका, ये एग्जम्पशन किसका? जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रोविजो लिखा होगा उस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें पढ़ना है. मतलब मान लो हम लोग सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के नीचे आपका क्या वर्ड आ गया, प्रोवाइडेड दैट.
तो जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में बोला गया है, तो अब नीचे प्रोवाइडेड दैट लगने का मतलब हो जाएगा कि जो ऊपर सबसेक्शन 1 में बोला गया है या तो उससे रिलेटेड कंडीशन है नीचे, या फिर उससे रिलेटेड एग्जम्पशन है, या फिर एक्सेप्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो यह हो गया तीसरा वर्ड जो पूरे एक्ट में नजर आएगा, नॉट ओनली इन वन एक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको प्रोवाइडेड दैट नहीं पढ़ाएंगे, पता है उसकी जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? हाउएवर, या फिर इट में फर्दर बी नोटेड दैट, ऐसा वर्ड यूज करेंगे। लेकिन वो सही लॉ पढ़ना और पढ़ाने का तरीका नहीं है, क्योंकि हम यहां लॉ पढ़ने के लिए आए, तो लॉ मेकर ने जो वर्ड जिस मैनर में लिखा हुआ है हमें उसी मैनर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली वो लॉ है क्या। एक बात तो कोर्ट में गए आप किसी क्लाइंट का केस लेके, और वहां पे आप कह रहे सर इट में हाउएवर बी नोटेड दैट, कह रहे कहां लिखा है दिखाना जरा, कह रहे सर ये बेयर एक्ट में, कह रहे कहां लिखा है, तो वहां पे लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, क्या ये प्रोवाइडेड दैट लिखा है, इट में हाउएवर भी लिखा हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोर्ट में एक ही चीज चलता है, सर का नोट्स नहीं, इट्स ऑलवेज बेयर एक्ट, तो हमें वो बेयर एक्ट पढ़ना है। तो ये बेयर एक्ट में ये वर्ड नजर आने वाले। तो ये बताओ क्या ये पहले 3 टर्म समझ में आ गया आप लोगों को? ये पूरा नोट्स आपको इवन इसका बुक जो मिलेगा उसका पार्ट रहेगा, ध्यान रखना। अलग से कुछ भी यहां पे ऐसा नहीं होगा जो आपके बुक में ना हो, तो दैट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द बुक। ये बिगिनिंग में ही होगा आपके लिए। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट, फोर्थ पे, और ये तो बहुत जाना पहचाना है ना? तो ये तो बहुत जाना पहचाना है, इसके साथ कोई अनजाना और अनजाने वाला रिश्ता नहीं है हमारा, इससे तो नो डाउट बहुत याराना है हम लोगों का। एंड फाउंडेशन में कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, या फिर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, सुना है? चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक सेक्शन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक सेक्शन, विच वन? दिख गया था सबको? ये सेक्शन किससे डील करता है? अभी इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऑल्दो बायबैक का टॉपिक है ये, एंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 3 से 4 घंटे इसको पढ़ाने में लगते हैं इस सेक्शन को। इट्स जस्ट वन सेक्शन एंड इट्स अराउंड 3 to 4 आवर्स। बायबैक सर फाउंडेशन में तो पूरा एक यूनिट खत्म हो जाता है इतनी देर में। तो गाइस 68 सेक्शन में वर्ड लिखा है जो अभी मैंने बताया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, ये वर्ड लिखा है। क्या वर्ड लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। अब एनी एक्ट को वर्ड हटा देते हैं अभी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इररिस्पेक्टिव। तो एक वर्ड यहां पे आपने कहा इररिस्पेक्टिव, और एनीथिंग एल्स, कुछ और? इन स्पाइट, नेवरदलेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और या फिर ओवरराइडिंग प्रोविजन। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या होता है आपका? ओवरराइडिंग। इसका मतलब है सर पूरे कंपनीज एक्ट में, अब समझना, फिर वापस से उस टर्म पे आएंगे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। क्या वर्ड लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। क्या किसी सेक्शन को रेफर किया? पूरे एक्ट को रेफर किया? पूरे एक्ट को रेफर किया। तो इसका मतलब गाइस ये हो गया कि 68 में जो बात बोली गई है और जो पूरे कंपनीज एक्ट में बात बोली गई है, तो 68 अपनी जगह, रेस्ट ऑफ द प्रोविजन अपनी जगह, और रेस्ट ऑफ द प्रोविजन पे 68 क्या करेगा? ओवरराइड होगा। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द प्रोविजन में जो भी बात बोली गई है वो 68 के साथ स्टैंड नहीं करेगा। तो इसलिए वर्ड आ गया इररिस्पेक्टिव ऑफ, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ, कि पूरे कंपनीज एक्ट में अदर सेक्शन में क्या बकवास किया गया हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे दिया गया डोमिनेट करने की पावर, और मैं पूरे कंपनीज एक्ट पे क्या होने वाला हूं? डोमिनेट। और किसी भी सेक्शन में यदि कुछ भी ऐसा बात लिखा हुआ है जो मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, कह रहे मैं उसको उठा के फेंक दूंगा। कह रहा क्यों? क्योंकि लॉ मेकर ने मुझे पावर दी है, क्योंकि लॉ मेकर ने मेरे साथ वर्ड क्या लगा दिया?
नॉट विद स्टैंडिंग। जैसे हमारे घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके साथ भी वर्ड लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग, क्योंकि रीजन बिंग आप में से जो बड़े होंगे, छोटा कुछ भी बोले, मैं बड़ा हूं ना तेरे से, जो मैंने बोल दिया वही होगा, तो जो मैंने बोल दिया वही होगा, क्योंकि उनके साथ वर्ड आ गया नॉट विद स्टैंडिंग। तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ प्रोविजन। तो अब 68, अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखा रहा हूं सो दैट और आपको पिक्चर क्लियर होगा। गाइज एक सेक्शन आप लोग पढ़ोगे और वो सेक्शन नंबर कौन सा, 52। विच वन, 52। और गाइज 52 नाम सुना है वैसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एब्सोल्युटली SPR या फिर SPA बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सेक्शन 52 ये तो बहुत जाना पहचाना सेक्शन है, वैसे कभी आपने स्कूल लेवल में भी सुना होगा इसके बारे में, नंबर का पता नहीं बट प्रोविजन तो पढ़ा ही है। डू यू हैव एनी आइडिया सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां पे यूज होते हैं? अच्छा, शो बोनस शेयर, फुल लिक्विड, बहुत कुछ बता दिया। चलो मैं सबको सम अप करता हूं। आप में से किसी ने बायबैक भी बोला है, बायबैक भी बोला है, उसको हटा देना, क्योंकि 52 में सिर्फ 4 ही ऐसे पॉइंट है जहां पे प्रीमियम यूज हो सकता है। बायबैक के लिए 52 में नहीं लिखा हुआ है। नहीं, अभी उस पॉइंट पे पढ़ेंगे डिटेल, बट अभी मैं बता रहा हूं 4 पॉइंट क्या आप समझना। पहला लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जो पुराना, आपको पता है अभी भी कंपनीज एक्ट में गलत प्रोविजन भी है और सही प्रोविजन भी है। तो अब मैं नो डाउट जो ऑर्डिनरी प्रोविजन जो पहले से चलता आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। पहले नंबर 1 क्या आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्या होता है वैसे ये एक्सपेंस? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट से पहले के खर्चे होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, जिसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? दूसरा, कोई भी शेयर और डिवेंचर आप इशू करते हो, उस वक्त आपने यदि कोई डिस्काउंट और कमीशन दिया तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम सेक्शन 52 की बात करते हैं। प्रीमियम यूज हो सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम देना है वो भी कहां से दे सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हैं। और फोर्थ आता है आपका फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए। किसके लिए फुल्ली पेड अप? बस ये 4 ही लिखा हुआ है 52 में। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से एक वर्ड सुना होगा, सर सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके लिए यूज होता है? बाय बैक के लिए। लेकिन ये बात 52 में नहीं लिखी हुई। ये बात लिखी हुई है किसमें? 68 में। किसमें लिखी हुई है? लेकिन जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो 68 का रेफरेंस शायद नहीं देते हैं, वो साथ में बोलते हैं प्रीमियम, क्योंकि वहां पे सेक्शन की रेलेवेंसी नहीं है। बट यहां पे रेलेवेंसी है, एक एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, सबकी रेलेवेंसी है। अब समझना यहां पे है अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक बात बताओ, 52 ने कितने प्लेस पे प्रीमियम को यूज करने के लिए बोला है? 4। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कमीशन और डिस्काउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड बोनस। क्या बायबैक लिखा हुआ है? नहीं है। लेकिन 68 कहता है बायबैक के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा? तो 68 और 52 में हो गए हाथापाई, कॉन्ट्रा में हो गया दोनों में। कह रहे मैं कह रहा हूं क्या बायबैक के लिए यूज होगा? 52 कह रहा है मैंने तो कहा ही नहीं। कह रहा है मेरे साथ एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड का नाम क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग। क्या वर्ड लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग। कि तुमने जो भी बोला वो मेरे साथ स्टैंड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है इसीलिए उस वर्ड की वजह से क्या होता है, प्रीमियम को हम किसके लिए यूज करते हैं? बायबैक के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म, और इसीलिए वो यूज होते हैं। गॉट इट? समझ में आया नॉट विद स्टैंडिंग की वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं, आपने पढ़ा है वही एग्जांपल लेके आ रहा हूं। सेक्शन 53 और सेक्शन 54 के बारे में सुना है आप लोगों ने? एक्चुअली 53 में डिस्काउंट की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, और यहां पे हम बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। 52 अब समझना बड़ा, फिर से अगेन पॉइंट, 52 में बोला कि 53 में कि शेयर डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकता है। यह बात किसने बोली?
क्या बोला? शेयर डिस्काउंट पे, क्योंकि वर्ड लिखा है प्रोहिबिशन। बोला करके दिखाओ, बताता हूं अभी मैं। फिर आप, जब मैंने बोल दिया आप कर कैसे सकते हैं? तो 52 कहते हैं, रुको जरा आ रहा हूं मैं। तो 54 में फिर वर्ड लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 53। कह रहा आई, अब बात करता हूं तेरे से मैं, क्योंकि मुझे दिया ओवरराइडिंग पावर, और अब स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो ये बताओ ये क्यों वर्ड आया? क्योंकि इसकी वजह से, और वो वर्ड क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग। लेकिन इस बार 54 में ये नहीं बोला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, ये नहीं बोला गया इन सेक्शन 53, कि जो 53 में बोला गया है वो मेरे साथ स्टैंड, और हम दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो प्रायोरिटी मुझे दिया जाएगा, 54 को दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये बताओ, क्या ऐसे वर्ड, डोंट यू थिंक, लॉ के स्टेटमेंट को पूरा ही चेंज कर सकते हैं? नहीं, और एक केस को पूरा ही मॉडिफाई कर सकता है। तो अभी तक हो सकता है इसकी रेलेवेंसी हमने नहीं दी, बट अब आपको समझ में आएगा इसकी रेलेवेंसी क्या है। तो कंपनीज एक्ट में नॉट विद स्टैंडिंग पूरे एक्ट के लिए बोला जा सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग किसी सेक्शन के लिए बोला जा सकता है, और नॉट विद स्टैंडिंग इवन हमारे देश में जितने लॉ है उसके लिए भी बोला जा सकता है। इसका मतलब यह भी लिख सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, कह रहे पूरे देश में जितने भी लॉ है वो हमारे साथ स्टैंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है लॉ मेकर कहां पे इस तरीके से वर्ड को रख रहे, और इस वर्ड का मतलब है कि आप उसको प्रायोरिटी देने वाले हो। एंड जब हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं तो कहीं कुछ और लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म इन स्पाइट ऑफ, दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ, दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म नेवरदलेस, क्योंकि ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग सेक्शन। क्या नाम देते हैं? ओवरराइडिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? अच्छा, वैसे कंपनीज एक्ट में फाउंडेशन में सेक्शन 6 पढ़ा था आप लोगों ने? वैसे सेक्शन 6, अच्छा 5 तो पढ़ा है, 4 भी पढ़ा है, 7 भी पढ़ा है, क्योंकि 4 में मेमोरेंडम है, 5 में आपका आर्टिकल्स है, 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, 6 है वैसे, एक्चुअली 6 में है कंपनीज एक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रेजोल्यूशन, एग्रीमेंट। तो कोई बात नहीं, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट सिंपल उसकी रेलेवेंसी यहां पे आने वाली है, अब ध्यान रखना। तो गाइस ये बताओ, क्या आज के बाद नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया? तो सिंपल वर्ड क्या बोल सकते हैं? नथिंग शैल स्टैंड। क्या बोलेंगे? नथिंग शैल स्टैंड इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन और इन कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वो हमारे साथ स्टैंड नहीं करने वाले। तो अभी तक कितने वर्ड हो गए? पहला वर्ड क्या पढ़ा है मैंने? फर्स्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। नंबर 2, इट्स मीन्स और इंक्लूड। डेफिनेशन स्टार्ट विद द टर्म मीन्स और। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने? इट्स प्रोवाइजो और प्रोविजो। एंड फोर्थ क्या आ गया हमारे लिए? गॉट इट? नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। अब एक वर्ड और आएगा, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या है? यह भी सुना है आप लोगों ने? सब्जेक्ट टू, इसका मतलब है कि एक बात ध्यान रखना, जिस सेक्शन के साथ ये वर्ड आया कि सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस, तो इसका मतलब यह कह रहा है कि हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं वो कंडीशनल है, कि पहले उसको देखा जाएगा फिर हम अपनी बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी सेक्शन के साथ वर्ड क्या नजर आ गया? सब्जेक्ट टू, और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को पहले प्रायोरिटी देने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और ये बात जब मैं सेक्शन 2 अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, यू कैन सी एन नंबर ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट टू और ऐसे वर्ड आपको नजर आने वाले। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। गाइस 68 सेक्शन अभी मैंने उठाया, तो 68 में पहला वर्ड क्या आ गया? नॉट विद स्टैंडिंग। लेकिन 68 में फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन
68 ये लिखा हुआ है। 68 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, कि इस पूरे एक्ट में जो लिखा है वो हमारे साथ स्टैंड, लेकिन फिर ये बोला सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। इसका मतलब है आप बायबैक कर सकते हो, लेकिन सबसेक्शन 2 के कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। तो एक बात बताओ, क्या एक ऐसा सेक्शन जो पूरे कंपनीज एक्ट पे ओवररूल कर रहा है लेकिन अपने ही सबसेक्शन पे ओवररूल नहीं कर रहे? इसका मतलब है बाहर आप कितने भी चौड़े हो जाओ, घर में आ गए तो बोला घर की बात तो माननी पड़ेगी। अब तो इसलिए क्या बोला है, सबसेक्शन 2 में बायबैक के लिए जो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है, तो अल्टीमेटली क्या ये हमारे लाइफ में भी अप्लाई हो रहे हैं? कि बाहर तो नो डाउट हम दिखाते हैं कि कोई भी आ जाए देख लो, लेकिन जब घर पे आते तो फिर डैड जब सामने आते उसके बाद समझ में आते सिचुएशन। यस, इट्स ए फैक्ट। तो 68 भी इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, कह रहे मैं बाहर वालों पे तो डोमिनेट करूंगा, लेकिन जब मैं घर में आऊंगा तो घर की बात माननी पड़ेगी। तो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ कंडीशन फॉर बायबैक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है जहां पे भी ये सब्जेक्ट 2 जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला जाएगा, तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना है। हम उसको कभी भी वॉलेट नहीं कर सकते, हम उसको कभी भी वॉलेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सब्जेक्ट 2 का मतलब ये है। इज इट क्लियर? तो आपको आगे जो वर्ड मिलने वाला है वो सब्जेक्ट 2 मिलने वाला है। और आपको मैंने एग्जांपल दिया, 68 खुद सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 लिखते हैं। यू जस्ट इमेजिन। और ये ज्यादा टाइम नहीं, इट्स अराउंड यू कैन से 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर यहां पहुंच जाओगे। और जब यहां पहुंचोगे देन यू रियलाइज कि हाँ ये वर्ड था, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वर्ड ऐसा लिखा हुआ है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो सब्जेक्ट 2 क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, कुछ और है? यस। अब ये मैं चाहूंगा पहले आप लोग बताओ, देखें किसमें कितना है दम, क्योंकि ये भी फाउंडेशन में सुना है आप लोगों ने। चलाओ दिमाग, कुछ हो जाए क्या पता, तुक्का ही लगाओ, सही हो जाए क्या। यहां कोई नेगेटिव मार्किंग का टेंशन नहीं है। यस। अच्छा, उस सबसेक्शन उस पॉइंट पे अप्लाई नहीं होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होगा, ये बोला गया। यस, एनीथिंग एल्स? कुछ और? ठीक, आप कुछ? ओके, और कुछ? पहले एक बात बताओ, स्टेटमेंट वर्ड क्या लिखा है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस, और या फिर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल। एक बात बताओ, क्या ये बोला कि इस सेक्शन में जो भी बात है वो अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा? क्या बोला गया पहले? अप्लाई नहीं होगा। पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग शैल अप्लाई। तो इस बार कह रहे हैं कि जो मैं खुद कह रहा हूं वो इस कॉन्टेक्स्ट में जिसके लिए मैं बोल रहा हूं उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। नॉट विद स्टैंडिंग में क्या हो रहा था कि डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं, मैं डोमिनेट नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि जब जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए वर्ड आएगा मतलब उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम? मिनिमम प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम अनलिमिटेड। चलिए ठीक है। और डायरेक्टर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? पब्लिक में 3। अच्छा, ओपीसी में? तो ये बताओ, ओपीसी में 1 मेंबर है, क्या वही डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर है, क्या दोनों डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल। ये बात 68 में खुद ही आगे पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है। तो अब समझना है यहां पे, क्या ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी मानते हैं नहीं मानते? मानते? तो ये बताओ, मान लो आप प्राइवेट कंपनी में पढ़ रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, लेकिन फिर लिखा है कि दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई फॉर ओपीसी। तो इसका मतलब इसमें जो भी बोला गया नथिंग शैल अप्लाई फॉर ओपीसी, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर की बात ओपीसी के केस में। तो प्राइवेट में तो 2 है बट ओपीसी के केस में, तो
तो बताओ ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे 2 मेंबर्स का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है जिस सेक्शन में ये वर्ड पढ़ेंगे और जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए पढ़ा जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट पे वो सेक्शन या फिर वो सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे लोग सीधा प्रोविजंस पे आ जाते हैं और ये सारी चीजें बस कहते हैं कोई बात नहीं, इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन दिस इज माय ओपिनियन और मैं हमेशा ये चीज जानता हूं और इसको मैं पढ़ाता हूं ताकि आप पूरी लाइफ टाइम तक जितने भी लॉ पढ़ो, चाहे वहां पढ़ाए जाए या नहीं, आपका स्टेट ऑफ माइंड खुद क्लिक करे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अदरवाइज लॉ को फाड़ के फेंक दो। यदि इस वर्ड के बारे में यदि कुछ नहीं पता है तो इसका मतलब आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड्स। और एक एक एडवोकेट आप देखते हो ना, इतने पैसे कमाता है और इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, वो सिर्फ वर्ड्स की बेसिस पे, और इतने फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं। हरीश साल्वे नाम सुना है आप लोगों ने? तो वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन इंडिया, जो इंडिया के केस उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एंड जिन्होंने फीस चार्ज किया था इट्स जस्ट 1 रुपी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, 1 रुपये, जिनकी एक हियरिंग की फीस 5 लाख और 10 लाख रुपए होती है एक हियरिंग की, और इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने सिर्फ 1 रुपये चार्ज किया था, क्योंकि नेशन कम फर्स्ट। ऐसी एक पर्सन अब नहीं रहे, अरुण जेटली, जिनकी फीस 3-4 लाख रुपए एक एक हियरिंग की होती है। कपिल सिब्बल नाम सुना होगा आप लोगों ने, राम जेठ मलानी। तो गैस ये हमारे देश में इस तरीके के फेमस पर्सनालिटी, तो इसका मतलब है सिर्फ बॉलीवुड में ही रह के या फिर पॉलिटिक्स में ही रह के फेमस नहीं हो सकते, आप अपने प्रोफेशन में भी रह के फेमस हो सकते हो। बट मुद्दा यह है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप अनसाउंड माइंड होने चाहिए, क्योंकि आपको उस प्रोफेशन के बारे में इतनी सारी चीजें, इतनी बातें नॉलेज में हो, इतना इन डेप्थ आपने चीजें पढ़ी हैं जो शायद सभी लोग वहां पे स्टैंड नहीं करते। और ऐसे लोग हार्डली 100 में से 1% ही होते हैं। 1% भी बहुत बड़ी बात है। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो ये मान के चलो कि दैट इज योर लाइफ, तो आप एक एक सब्जेक्ट पे आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटर में वो सब्जेक्ट यही है, और ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में काम आने वाले, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट योर होल लाइफ। सो थिंक अबाउट इट। तो अब इसकी वैल्यू, इसकी रेलेवेंस से समझ में आ गई कि जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला गया है और जिस सेक्शन में बोला गया है वो सेक्शन उस कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, एंड अब अगला जो पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट ही होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, व्हाट अबाउट द टर्म, फिर से ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, विदाउट प्रीजुडिस। कंपनीज एक्ट में पढ़ा है हम लोगों ने पेनल्टीज के लिए, क्या विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी। अच्छा, प्रीजुडिस या प्रीजुडाइस बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है? वैसे सही माने में इसका प्रीजुडिस मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? विदाउट अफेक्टिंग। प्रीजुडिस का मतलब होता है अफेक्ट, और उसके साथ यदि वर्ड क्या लग गया विदाउट, तो क्या बन जाएगा? विदाउट अफेक्ट। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा और जिस पर्टिकुलर सेक्शन में वर्ड मिला और जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला जा रहा है, तो बोला जो कुछ मैं बोल रहा हूं और जो यहां पेनल्टी लिखा हुआ है और जो कहीं और एक्शन लेने की बात बोलेगी तो वो भी एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। जैसे मान लो सेक्शन 7 में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई भी इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन से कंपनी बनाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, मान लेते हैं सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 7। लेकिन फिर उसमें लिखा है कि विदाउट अफेक्टिंग, मतलब विदाउट प्रीजुडिस टू सबसेक्शन 5। तो बोला 5 में जो बोला है वो अलग एक्शन होगा और जो मैं बोल रहा हूं वो अलग एक्शन है। जैसे मान लो किसी ने कॉन्ट्रावेंशन किया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 बायबैक में लिखा है पेनल्टी, और यदि लिस्टेड कंपनी है तो बायबैक के लिए सेबी भी अप्लाई होता है, और फिर 68 में लिखा है विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेबी और विदाउट प्रीजुडिस टू एनी एक्शन टेकन बाय द सेबी। तो इसका मतलब कह रहा है सेबी जो एक्शन लेगा वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ में मुझे भी तो मौका दो। कह रहा मैं भी एक्शन लेना चाहता हूं। कह रहा सर आप ले रहे हो वो भी तो ले रहे। कह रहा कोई बात नहीं, क्या फ्रॉड मेरे से पूछ के किया था आपने? तो दिस ऑल अबाउट द सिचुएशन।
एक नाम सुना आपने, इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना? इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे देश में अलाउ है या फिर डिसअलाउ? डिसअलाउ। लेकिन क्या लगता है, डिसअलाउ है रियल में? अरे बहुत होते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाँ, और ये कोई नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट ही करते। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे मान लो कंपनी डिविडेंड देने वाली है, उससे पहले आपको ये बात, क्योंकि आप मैनेजमेंट में थे, आपको पता चल गया कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो जैसे ये मार्केट में मैसेज आएगा कि इस डेट पे कंपनी डिविडेंड देगी, मार्केट में शेयर का प्राइस शूट अप हो जाता है, हाई बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके जिसके पास शेयर होंगे उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड। जिसके पास नहीं है उसको डिविडेंड। अब मान लो आप कंपनी में थे सीएफओ और आपको ये बात पता है, तो आपने क्या किया, ओपन मार्केट से 50 लाख शेयर खरीद लिए, और उसके बाद जैसे ही मार्केट में मैसेज गया तो आपने शेयर खरीदा था 100 रुपीज में, और मार्केट में मैसेज जाते ही 250 हो गया, तो अब वो सारे शेयर आप मार्केट में क्या करोगे? सेल। तो बताओ 100 रुपीज का शेयर आपने कितने में? 250 में बेच दिया। तो जस्ट इमेजिन, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डिविडेंड नहीं था, आपका ऑब्जेक्टिव उस गैप का बेनिफिट लेना था। हाँ, ये फायदा किसका होगा? और हमारा जो सेबी एक्ट है, सेबी, और वो सेबी को पावर देता है, और सेबी ने एक 2015 में इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन बना रखे, और वो रेगुलेशन कहता है कि यदि ऐसे कोई भी मैनेजमेंट के लोग, चाहे वो सीएफओ कोई भी, उसमें पूरी लिस्ट है, यदि वो पता चल गया कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 25 करोड़ और या फिर जितने का आपने बेनिफिट कमाया उसका 10 टाइम्स हम पनिशमेंट लगाएंगे आपके ऊपर, विच एवर इज हायर। तो साथ में ये वर्ड है, विच एवर इज हायर। तो लो 25 करोड़, और मान लो आपको प्रॉफिट हुआ था, फॉर एग्जांपल इट्स 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10, विच एवर इज हायर। क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है, बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो सेंटिमेंट है वो अफेक्ट होता है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कहां पे हुआ और कहां पे नहीं हुआ, और जहां आइडेंटिफाई सेबी करता है वहां पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंपोज किया जाता है, और वो इसी वजह से। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रेगुलेशन है उसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड पर्सन, और उसी कनेक्टेड पर्सन और डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन में से किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो वो लायबल हो जाएंगे। अच्छा, फ्रेंड कहीं नहीं लिखा है कि यदि आपका फ्रेंड है और आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमारे कंपनी से क्या होने वाला है, डिविडेंड अभी होने वाला है, तो आपने बोला तू शेयर खरीद और बाकी बाद में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, तो वो कनेक्टेड पर्सन में नहीं है। तो दिस इज यूनिक टर्म। तो बट वो रेगुलेशन जब आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नो डाउट उसके लूप होल्स कितने हैं, एंड लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। लूप होल्स ढूंढना काम किसका होता है? प्रोफेशनल्स के तो होते हैं। तो हम लोग काम एक्चुअली लॉ पढ़ते किस लिए? कंप्लायंस के लिए। इट्स लूप होल। लॉ इसीलिए नहीं पढ़ते बेटा कि आपको नो डाउट कंपनी को बताना है कि सर कंप्लायंस करना है। लॉ इज ऑल अबाउट, यू कैन से द टैक्स प्लानिंग। लॉ इज ऑल अबाउट द लूप होल, कहां कहां पे कमियां हैं उसका फायदा उठाना, जो अरशद मेहता ने किया था। तो ऐसे ही काम करना है हमें। लेकिन हाँ, अच्छा, उसने बिना पढ़े, क्योंकि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपके साथ कलीग्स और आपके नो डाउट एडवोकेट्स और ऐसे बहुत सारे लोग हायर कर लोगे जो आपको कहने की बेनिफिट दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सिर्फ सीरीज पे मत जाना या मूवी पे मत जाना, क्योंकि जब वो पर्सन लैक्स और करोड़ कमाएगा तो अपने साथ लीगल टीम रखेगा वो, जो ये काम करके बताएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में जीएसटी की अलग डिपार्टमेंट होगा आपको जीएसटी के लिए, उसके बाद लीगल एस्पेक्ट अलग होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, और उसमें लीगल टीम बैठे होंगे सबके साथ। आज एक बात होता है, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिलायंस, तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक ही प्रोफेशनल चला रहा होगा? नहीं, यू जस्ट इमेजिन कितने सारे प्रोफेशनल्स होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनकी पूरी टीम होती है। कॉर्पोरेट्स एक्चुअली प्रोफेशनल्स चलाते हैं, कॉर्पोरेट्स लालची नहीं चलाते हैं। अरे उनके पास पैसा है, वो हम लोगों से सर्विस मांगते हैं कि यू हैव टू टेल कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है। तो आप पढ़ते इसीलिए हो कि ताकि आप इस तरीके से सर्विस दे सकें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थिंक अबाउट इट। क्योंकि उनके पास इतना, एक बाबू तो इतने सारे कंपनीज हैं,
तो वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे कंपनीज नहीं देख सकते ना, तो उसको देखने के लिए किसको हायर किया गया? CEO, CFO, टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो ये सब होता है। जब कंपनी में आपने नाम सुना IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नाम सुना ना IPO, तो आपको क्या लगता है किसी कंपनी में जब IPO आता है तो कंपनी के मैनेजमेंट ही वो लेके आ रहे होते हैं या फिर एक्सपर्ट की टीम होती है? नाम होता है मर्चेंट बैंकर। वो मर्चेंट बैंकर को हायर करते हैं और मर्चेंट बैंकर से टीम ऑफ एक्सपर्ट जिनको पता होता है कि एक पब्लिक इशू के लिए क्या क्या कंप्लायंस करना है, तो वो करवाते हैं वो सारा कंप्लायंस। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। कंपनी में फिर पता है क्या होता है? सिर्फ बोर्ड मीटिंग होता है और बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है और वो पावर किसको दे देते हैं? मर्चेंट बैंकर को। गॉट इट? तो रियल लाइफ ये है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। मान लो किसी कंपनी में किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना, मान लो MD को, तो MD को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और वहां से MD को अपॉइंट करके पावर दे दिया जाएगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी फिर? MD। और बोर्ड मीटिंग में बैठे कौन होंगे? फैमिली वाले सारे। और फैमिली वाले कौन? भाई सिंपल है, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है या फिर कहीं ना कहीं से पैसे से डिग्री ले ली उन्होंने और वो बोर्ड मीटिंग में बैठे। MBA तो कर लिया कहीं ना कहीं से, पैसा इतना था, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब कंपनी चलाने की बात आई तो बोला हमारी कंपनी में MD तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, हमारी कंपनी में CEO पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो भाई उसको हायर करो। तो फिर आप में से विनय वर्ण कोई वहां पे CFO बनेगा फिर कंपनी में। अभी लगी दिल पे बात। यस, दिस इज द फैक्ट। CFO किसी और को उसके पैसे को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आराम से बैठा हुआ ऊपर। सच्चाई यही है। प्रोफेशनल्स एक्चुअली क्या करते हैं, और प्रोफेशनल्स के लिए टाइम लिमिट नहीं होती काम की, ध्यान रखना। आप सोचो ना कि सुबह हम लोग 9 बजे ऑफिस जाएंगे और 5 बजे छुट्टी, भूल जाना। दिस इज नॉट योर लाइफ। आपकी शुरुआत कब होगी, आपका एंड कब होगा पता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी आप 24/7 के लिए आप सर्विस दे सकते हो। यस, क्योंकि जब वो एनुअल फाइलिंग होता है ना तो 3-3 बजे रात तक नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं ये सर्विस, ये सब काम करने के लिए। तो थिंक अबाउट इट। सर ऐसा होगा, बताया नहीं किसी ने, पहले इसको प्लान कर दे आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो आप लोग खुश हो जाओगे, आपको मान लो सैलरी पैकेज मिला 1 करोड़। ओए भाई, उसके बाद 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ हमें देंगे तो हमें कमा के उनको। एग्जैक्टली। और वो 1 करोड़ का 100 करोड़ कमा के दे रहे हो आप, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन किस में? वो 1 करोड़ में दिख रहा है। तो ये बताओ, एट द सेम पॉइंट टाइम जिसने सोच लिया कि यार एक बात बताओ, वो 1 करोड़ मुझे दे रहा है, उसका 100 करोड़ मैं कमा के दे रहा हूं, तो क्यों नहीं वो 100 करोड़ मैं खुद कमाऊं? तो फिर वो सभी ऐसे होते नहीं है ना, सच्चाई ये है। क्योंकि यदि सभी ऐसे हो गए तो जो बोट का ओनर है तो फिर तो सब वही बन जाएगा ना, तो फिर तो नो डाउट राकेश झुंझुनवाला ही बन जाएंगे सब। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यदि मार्केट में 5 लाख सी है तो 5 में से नो डाउट इट्स हार्डली ऑफ 10,000 और 20,000 जिसके दिमाग में बात आई होगी। तो इसका क्यों? क्योंकि रीजन भी उन्होंने रिस्क के लिए सोचा और रिस्क लिया और वो आगे बढ़ गए। सिंपल। तो ये आप में से भी हो सकता है कल फ्यूचर में कोई ये प्लान करे, कोई सोचे कि नो डाउट सीए बन गया, मैं दूसरे के लिए क्यों काम करूं, मैं अपने लिए क्यों नहीं करूं। तो दिस इज योर ओन चॉइस। लेकिन ऐसे हार्डली 1% ही होंगे, क्योंकि मेजोरिटी फिर वही होगा कि सर 1 करोड़ का पैकेज है, कंपनी से मर्सिडीज मिली हुई है, घर भी रहने के लिए मिला है, और क्या चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे, बस दैट्स इट। उसके बाद में गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बोलेंगे डार्लिंग देखो देश का हाल कैसा हो गया। तो फिर यही होता है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। सिंपल। चलो कोई नहीं, इट्स योर फ्यूचर, दिस इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो गाइज ओवरऑल आप सारे वर्ड समझ में आ गए। तो विदाउट प्रीजुडिस जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा तो फिर से हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ये बोला जाता है कि जहां पे भी जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको रखा गया है तो डेफिनेटली वो और ये प्रोविजन दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। तो इसका मतलब है जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है वो भी इंडिपेंडेंट है और जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है यदि सेक्शन नंबर 8 में बोला है पनिशमेंट और 7 में भी बोला है और 7 में लिखा हुआ है विदाउट प्रीजुडिस टू सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 में भी एक्शन लिया जाएगा और 7 में भी ली जाएगी। आई होप समझ में आ गया। तो टोटल हमारे ये सारे वर्ड्स हैं
इसके अलावा हार्डली कोई वर्ड होगा जो मिलेगा। तो अब ये बताओ, क्या एक्ट जब हम लॉ पढ़ते हैं तो क्या इस वर्ड का जहां जहां पे भी किसी भी सेक्शन में वर्ड आएगा तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इस वर्ड का मतलब क्या है, यस और नो? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग सेक्शन 2 पे आते हैं। एंड सबसे पहले देखो, मैंने क्लास में आप लोगों के लिए बोला था कि आप लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना है। मैंने भी अपने लिए एक रजिस्टर बनाया है और इट्स 260 पेज। और अब जो भी नोट होगा इसी पेज पे चलता रहेगा, इसी पेज पे मैं करता रहूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सबसे एंड कह रहे सर पीडीएफ मिल जाएगा फिर हमें और क्या। हाँ यस, इसलिए मैंने किया है ताकि इसमें जो भी मैं नोट करूं तो आप अपने बुक में, लेकिन रजिस्टर में जरूर नोट करना, और लास्ट मोमेंट पे इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा बट एंड में। सिंपल। तो वाटर मार्क भी दे दिया मैंने, कॉर्पोरेट लॉ, मैंने अपना नाम भी लिख दिया साथ में। सिंपल, अच्छा लगता है नाम देख के हर जगह पे, प्राउड फील होता है। चलिए गाइज, सो हियर वी हैव, अब नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। तो अब मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं और हम लोग यहां पे सेक्शन 2 पढ़ेंगे। और सेक्शन 2 में क्या पढ़ने वाले गाइज? नंबर 1, अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अब यहां पे जो टर्म में पढ़ाने वाला हूं, इस वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया। और यहां पे मैंने क्या लिखा है वैसे, मतलब क्या है? एक्चुअली मैंने सेक्शंस को, जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सबको अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि गाइस किसी भी एक्ट में डेफिनेशन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। किस में मिलने वाला है? तो इसका मतलब है जितने भी डेफिनेशन ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं वो सब इसमें आएगा। देयर आफ्टर वी हैव अ बी, देन सी एंड सो ऑन। तो इसलिए हर एक को हम लोग यहां पे क्या किया, मैंने सेगमेंट दिए और हर एक सेगमेंट को हम यहां पढ़ने वाले हैं। बट ये बात मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन इस तरीके से कहीं बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। बेयर एक्ट में सीक्वेंस में चला, तो सीक्वेंस को पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये बात समझ में आया कि जितने भी डेफिनेशंस वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। किस में रहेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट, आज के बाद पूरे सेगमेंट को मैं डिवाइड करूं। जब भी हम क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट। एक रहेगा आपका, अभी उस स्लाइड में नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। एक आपका होगा सेक्शन 2 और एक होगा आपका अदर सेक्शंस। एक क्या होगा आपका सेक्शन 2 और, अब मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है, फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन। मान लो सेक्शन 2, फिर उसके बाद यहां पे 1 लिखा हुआ है, उसके बाद ए लिखा हुआ है, और यहां पे हम एक सेक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 7, 1 और यहां पे आपका ए लिखा हुआ है। चलिए बताइए क्या पढ़ेंगे इसको? सेक्शन, इसको सेक्शन पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? और इसको क्या पढ़ेंगे? सब क्लॉज। और इसको क्या पढ़ोगे? इसको सब सेक्शन, इसको क्लॉज। और इसके साथ यदि रोमन में 1 आया तो क्या पढ़ेंगे? इसको सब क्लॉज। सिंपल। इसके आगे पैरा, सब पैरा, एक्सप्लेनेशंस ऐसे करके होते हैं, बाकी सीक्वेंस ही होते हैं। बट मेरा जो मेन मोटिव है वो किसको पढ़ाना है यहां पे, कि सर ये क्लॉज जो बोला जाता है, क्योंकि सेक्शन के बाद यहां पे आप क्या पढ़ोगे, और ऐसे ही आप क्लॉज और भी जगह पढ़ने वाले हो। तो प्लीज आज के बाद ध्यान रखना कि सेक्शन 2 में भी हम क्लॉज बोल रहे हैं और भी जगह पे क्लॉज आएगा। तो गाइस, जब भी ये क्लॉज वाला टर्म आता है तो ऐसा क्यों आता है? तो पहले हम सेक्शन 2 पे ही आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे वर्ड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते। अच्छा, कल ही पढ़ा है, क्योंकि वहां पे वो वर्ड एक दूसरे से क्या नहीं होते, इंटर रिलेटेड नहीं होते। ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब है आपके हिसाब से यहां पे ये वर्ड जो क्लॉज लिखा है वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, और बाकी जहां पे भी हम सेक्शन पढ़ते हैं, देन सबसेक्शन पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक बात तो, सेक्शन पढ़ा, फिर सबसेक्शन पढ़ा, फिर क्लॉज पढ़ते हो, तो फिर वहां पे भी तो क्लॉज आया, तो वो भी तो इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सबसे आपका किसके रिलेटेड? सबसेक्शन। तो क्या ऐसा कहीं कोई टर्म प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं है। अब समझना है यहां पे क्लॉज कभी भी किसी को क्यों बोला जाता है और कहीं पे भी हम सबसेक्शन क्यों बोलते हैं।
जितना टाइम आपको 2 घंटे पढ़ाने में देता हूं, कम से कम 6 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है। हर सेक्शन का काम है ये, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरे साथ भी है। और इसलिए मैंने नो डाउट इस सेक्शन के लिए मैंने क्लासेस अपनी कम कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप चीज़ें पढ़ते नहीं हो तब तक आपको चीज़ें रिटेन नहीं होती और वो इन डेप्थ आप नहीं जा सकते। अब समझना, यहां पे एक बात बताओ, यहां पे क्या स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन। यू हैव टू टेल, क्या सब सेक्शन 2 के बाद एक स्टेटमेंट यहां पे आ गया। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था एक सेक्शन, और यहां पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, विच वन, सब सेक्शन। आपका सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा था यहां पे 1, और यहां पे क्या है 1 2 3 लिखा हुआ है, देन 4। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सेक्शन 1 में पहला वर्ड क्या लिखे, देन क्या लिखे, देन क्या लिखे, तो इसका मतलब ये हेडिंग डाल दिया उन्होंने। इन्होंने ये बोला कि सर सेक्शन 1 में 4 बातें होने वाली, एक होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देन। अब ये बताओ क्या ये चारों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं। अब यहां पे डिवाइड हुआ, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन वी हैव थर्ड, एंड देन उसके बाद क्या वर्ड आ गया। तो गाइस एक बात बताओ, यहां पे सेक्शन 1 में पहला पॉइंट क्या कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड। ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नाउ वी हैव सेकेंड, फिर लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, क्या ये वर्ड यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट, तीसरा ये कहता है कि दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स, एंड ये यहां पे आके क्या हो गया। ये बताओ क्या इसका इससे कोई लेना देना है, क्या इस वाले टर्म का इन दोनों से कोई मतलब है, क्या इसका कोई मतलब है यहां पे, नहीं। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे से ये भी क्या नहीं है। लेकिन सेक्शन 1 में जो बोला गया था उससे ये क्या है, रिलेटेड है, उससे क्या है ये रिलेटेड। तो जब कभी किसी भी सेक्शन में जो स्टेटमेंट होगा और उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे, लेकिन वो सब के सब उस सेक्शन के साथ क्या होने वाला है, रिलेटेड होने वाला है, तो वो पार्ट क्या माना जाएगा, सब सेक्शन। वो क्या माना जाएगा, when any section which is going to be divided in a various part and each part, जितने भी पार्ट हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उन सभी पार्ट का उस सेक्शन से क्या है, कनेक्टेड, लिंक है उसका, तो इसलिए हम उन सभी पार्ट को क्या नाम देने वाले हैं, सब सेक्शन। समझ में आया, इज इट क्लियर। तो बताओ सेक्शन नंबर 1 में पहला वर्ड क्या था, शॉर्ट टाइटल, तो बताओ सबसेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल है सब। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, तो ये बताओ क्या सबसेक्शन 2 में एक्सटेंड वर्ड आया, यस और नो। 2 में क्या लिखा, होल ऑफ इंडिया, तो ये एक्सटेंड हो गया। ऊपर क्या वर्ड लिखा था, कमेंसमेंट, तो बताओ थर्ड में क्या कमेंसमेंट आया। उसके बाद ऊपर क्या लिखा था, तो बताओ क्या है। तो इसका मतलब क्या, उस सेक्शन में जो बातें बोली थी उसी को पार्ट में डिवाइड किया, और वो सारे पार्ट उस सेक्शन से क्या है, रिलेटेड। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी व्हाट, ईच एंड एवरी पार्ट इज सेड टू बी सबसेक्शन, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो सब क्या है, रिलेटेड है उस ऊपर वाले पॉइंट से। समझ में आया यहां पे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसेक्शन, आपका सेक्शन नंबर 2 पे। तो बट पहले ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। तो whenever we have a number of parts and each and every part having a connection with the first segment, which means section, then उन सभी सेगमेंट को क्या नाम देने वाले हैं, सब सेक्शन बोलने वाले हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ अगले सेगमेंट पे, और यहां पे नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। ये बताओ ऊपर वर्ड क्या लिखा है, तो अब उसके बाद यहां पे क्या कोई डिवीजन आपको दिख रहा है, क्या कोई डिवीजन है, नहीं है, क्योंकि यहां पे डिवीजन क्या नहीं है, क्योंकि बोला सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, डेफिनेशन। और यहां पे क्या बोला गया, भाई सिंपल है, ये पूरा ही अपने आप में कोई इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई पार्ट है ही नहीं। तो बोलोगे सर ये सेक्शन 2, फिर देन 1, देन वी हैव 2, देन 3, ये क्या है, ये क्या है सर, उसका पार्ट है, नहीं। ईच एंड एवरी सेगमेंट
इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन। हर एक एक सेगमेंट अपने आप में क्या है, और जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, जिसका एक दूसरे से, तो बताओ क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या फिर इंटर रिलेटेड नहीं है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, कि उन सब का ऊपर वाले से क्या था, रिलेशन था। और ऊपर वाले को क्या किया गया था, पार्ट में डिवाइड। लेकिन क्या सेक्शन 2 को पार्ट में डिवाइड किया गया, नहीं किया गया, क्योंकि सेक्शन 2 में वर्ड क्या लिखा है, डेफिनेशन। ये वो तो डेफिनेशन का कोई पार्ट डिवीजन हो सकता है क्या? डेफिनेशन किसका होता है, वर्ड्स का। तो वो अलग अलग वर्ड्स अपने आप में क्या है, डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है लॉजिकली देखा जाए तो यहां पे हर एक एक डेफिनेशन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और ना तो यहां पे सेक्शन 2 का कोई डिवीजन है। ये पूरा ही अपने आप में क्या है, सेक्शन एज अ होल। लेकिन सेक्शन एज अ होल में जितने भी वर्ड हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो जहां पे भी इंटर रिलेशन नहीं होगा और वो अपने आप में एज अ होल प्रोविजन होगा, वो क्या बन जाएगा, क्लॉज। वो क्या बन जाएगा आपका, क्लॉज। तो गाइस सेक्शन 2 के बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं। और व्हाई, क्योंकि रीजन बीइंग सर ये पूरा सेक्शन एज अ होल है और इसका कोई पार्ट नहीं है, इसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये बताओ यदि पार्ट होता तो क्या यहां सबसेक्शन 1 देन सबसेक्शन 2 लिखा होता ना, लेकिन क्या लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि सेक्शन 2 का स्टेटमेंट ही क्या हो रहा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो बताओ क्या ये बात उसका कोई पार्ट बोल रहा है या सेक्शन 2 खुद कह रहा है? सेक्शन 2 खुद कह रहा है। सेक्शन 2 खुद कह रहा है कि ये सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो डेफिनेशन में आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन अलग नहीं है, ये पूरा एज अ होल है। तो दैट्स वाई यहां पे क्या समझ में आया कि सर हम इसको क्या नाम देते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं। तो गाइस देखो डेफिनेटली बहुत सारे टर्म्स आएंगे बहुत जगह पे जहां ये बोला जाएगा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा क्यों है, उसका रीजन ये, क्योंकि रीजन मींस सेक्शन 2 हैविंग नो सब डिवीजन एंड सेक्शन नंबर 2 इटसेल्फ एज अ होल। क्योंकि यदि डिवीजन होता तो पहली वर्ड लिखा होता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट में, यहां पे नंबर 1, बट यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि 2 खुद कह रहा है कि सर ये सारे वर्ड्स हैं जो मेरे डेफिनेशन हैं और मैं किसी भी तरीके से उसको नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन सभी वर्ड अपने आप में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन उनका नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हम उसको आज से क्या पढ़ने वाले, क्लॉज पढ़ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? तो सिंपल वर्ड में सर एक दूसरे डेफिनेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और सेक्शन 2 का भी कोई सब डिवीजन नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन एज अ होल है। इसीलिए हम उसको क्या पढ़ेंगे आज के बाद, 2 के बाद क्लॉज पढ़ेंगे। दिस इज द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 2, व्हाई वी हैव क्लॉज। तो 2 बातें याद रखना कंक्लूजन। नंबर 1, 2 डेफिनेशन आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा और सेक्शन नंबर 2 का कोई सब पार्ट नहीं है, क्योंकि सब आपका सेक्शन नंबर 2 का स्टेटमेंट ही स्टार्ट क्या किसी नंबर से हो रहा है या फिर इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, यस और नो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेक्शन 2 खुद का है और ये किसी उसके पार्ट का नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रोविजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? पे किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, क्योंकि अब ये दोबारा जहां पे आएगा दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां पे अब किसी भी और एक्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे वापस नहीं बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में यदि कोई और एक्ट आ गया जैसे जनरल क्लॉज एक्ट या कोई भी आया तो हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी भी कोई भी गिला शिकवा हो तो सब पूछ लो यहीं पे, एंड आई होप हम अदरवाइज आगे चलते। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या लॉ फाउंडेशन में जो था वैसा ही है, कुछ ही अलग है उससे? हाँ, तो अभी उससे डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। लॉ तो वही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को अब ओशन में एंटर कर चुके हैं। तो पहले हम लोग बाहर थे, अब वो एंटर हो चुके हो। पहले एक छोटा सा कुआं था, अब वो ओशन में, क्योंकि कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। सिंपल। और मैं बीच बीच में ऐसा वर्ड बोलूँगा तो डरना मत, डरना मना है। सिंपल। और किसी दिन नो डाउट मैं मेट्रो से आता हूँ इसलिए बुक वगैरह कैरी नहीं कर पाता हूँ। यदि मैं गाड़ी लेके आया तो मैं बेयर एक्ट लेके आऊँगा और मेरे पास कुछ और बुक्स हैं तो वो भी मैं दिखा दूंगा जो मैं पढ़ता हूँ जनरली। तो शायद फिर लगेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। एक्चुअली पहले बुक आती थी कंपनीज एक्ट की रमैया, तो रमैया थी, तो वो व्हेन आई वाज एन एग्जीक्यूटिव तब वो मैंने बुक पढ़ी थी। ज़्यादा बुक वो 24,000 रुपये कुछ टाइम पे आई थी वो।
एंड उसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं थे, इतने इतने वॉल्यूम थे, 6 थे वो, कंपनीज एक्ट अकेला 6 वॉल्यूम थे उसके। और अभी मेरे पास एक और बुक है, वो दत्ता करके आती, तो उसकी अभी वो मैंने 10,000 रुपीज़ में खरीदी थी, अब वो भी आउटडेटेड हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ एक नई बुक ले लूँ, क्योंकि अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वो भी 6 वॉल्यूम है उसकी, इतनी मोटी मोटी, तो वो हो जाते हैं कभी कभार गलतियाँ सबसे। हाँ अच्छा, बुक जैसे जैसे चीज़ें मैं पढ़ाते रहता हूँ और वो पढ़ते रहता हूँ, और होता ये है कि अगेन मैं फिर से वापस से सेशन स्टार्ट होता है, अगेन वापस से पढ़ना शुरू करता हूँ। रीज़न बीइंग, क्योंकि हर पर्सन जब कोई भी चीज़ पढ़ता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भूल जाता है। जैसे मान लो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो अभी रिटेन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हो सकता है रिटेन भी हो, तभी मान के चलूंगा रिटेन नहीं है तो अगेन मुझे पढ़ना पड़ेगा। और वो इसलिए मैं मान के चलता हूं क्योंकि जितनी बार हम चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो आपको ये सेक्शन होता है, ये बोल दिया सर ने, ये बोल दिया, ये क्यों बोल कैसे रहे, ऐसे कैसे हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि इतने टाइम वही चीज़ पढ़ाते हो गए। तो गाइज अब ये बताओ, क्या सेक्शन 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव और उसका इंटरप्रिटेशन पहले क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? तो हमने 2 सेक्शन, अभी सेक्शन में क्या लिखा उसकी बात नहीं की है। तो मैं अब आप लोगों को यहां पे ओवरऑल जो आपको पढ़ना है चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा हूं, और अब आप लोगों को लिखना है जो मैं यहां पे लिखाने वाला हूं, तो वो आप लोगों को लिखना है। तो आई एम टॉक अबाउट दी तो गाइज आप लोगों का जो सेगमेंट है, अब यहां पे जितनी भी चीजें जब लिखाते रहूंगा आपको नोट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे यदि बात करें चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका, क्या वर्ड है आपका? प्रीलिमिनरी। क्या नाम है आपका? हर एक्ट का पहला चैप्टर क्या होता है हमेशा, और इस प्रीलिमिनरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2, बस यही 2 सेक्शन होगा। इसके अलावा इस वाले चैप्टर में कोई और सेक्शन नहीं होता। आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये बताओ हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? तो कंपनीज एक्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनी के लिए। और कंपनी नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल? तो इसका मतलब है जब आप कंपनी सोचते हो बनाने की, तो सबसे पहले, अब देखो ये स्टोरी कैसे आता है। अब यहां पे मैं बता रहा हूं पूरे चैप्टर्स एक दूसरे से कैसे स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले। तो व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो लॉ मेकर कहते हैं भाई देखो कंपनी नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोई नेचुरल बर्थ तो हो नहीं सकता। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए उसका बर्थ भी क्या होगा? एज पर द लॉ, क्योंकि उसको पर्सन माना किसने है? लॉ ने। तो इसीलिए नो डाउट उसका इनकॉर्पोरेशन भी कैसे होगा। तो दैट्स व्हाई चैप्टर नंबर 2 डील्स विद incorporation of company and matter incidental thereto। इसका मतलब क्या है कि सारे प्रोविजन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और जितने भी अदर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर्स होने वाले हैं सब के सब इस चैप्टर में। और यहां पे हम लोग ज्यादा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन ये 3 से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा आपका 22 पे। अब एक बात ध्यान रखना, सेक्शन याद करने का तरीका, पहले सेक्शन आप ये याद रखना कि किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, मतलब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है, सेक्शन ऐसे याद होगा। देखना प्रीलिमिनरी में हमारे पास सेक्शन 2 ही हैं, 1 एंड 2। और जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे तो ये बताओ स्टार्ट हमने ऐड कहां किया था? 2 पे, तो स्टार्ट कहां से हुआ? और अब उसके बाद 22।
तो ये सारा सेक्शन एक ही टॉपिक से डील करेगा, दैट इज नॉन एज इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस 3 till 22 डील्स विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चलो अब आपने कंपनी बना ली। कंपनी बनाने का पर्पस क्या है? पार्टी करना, बिजनेस करना। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा, क्योंकि बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए। तो फंड्स के लिए पहले आप ये सोचोगे कि यार फंड क्या कुछ लोगों से लिया जाए या फिर पब्लिक एट लार्ज से। तो वो फंड अरेंज कैसे होगा, किस मोड में होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि वो फंड अरेंज कैसे होगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टॉपिक चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर नंबर 3 और ये किससे डील करता है आपका? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आई होप समझ में आ गया। अब लेकिन इस चैप्टर में 2 पार्ट है और एक पार्ट है आपका पब्लिक ऑफर, दैट इज पार्ट 1, और देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट। हर में पॉइंट टोटल सेक्शन ऊपर लिख लेना। सेक्शन एक बाबू तो एंड कब ऊपर किया था हमने? 22। तो स्टार्ट कहां से हो गई? और टिल 42 तक, टिल 42। तो पार्ट 1 में सेक्शन हमारा रहेगा आपका 23 से लेकर टिल 41, और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम सिर्फ एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट आपका कौन सा रहेगा? 2, और सेक्शन सिर्फ एक आएगा 42। तो गाइस कंपनी बनाने के बाद फंड हमें कैसे अरेंज करना है उसके बारे में बता। तो अब अपने दिमाग में सोचना, कंपनी बना लिया, हमें यह भी पता चल गया फंड अरेंज कहां से कर सकते। अब मुद्दा सेकंड आता है, सर ये फंड किस किस फॉर्म में रेज हो सकता है। तो इसका मतलब हमें यह चल गया कि भाई पब्लिक से भी रेस कर सकते हैं और प्राइवेटली भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये किस मोड में? तो बोला सर शेयर डिवेंचर्स के मोड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब अगला जो चैप्टर है, इमेजिन करो कितना सीक्वेंस में चैप्टर रखा है इन्होंने। तो दैट्स व्हाई इट्स स्टोरी ऑफ अ कंपनी। चल रहा है ऐसे स्टोरी, क्योंकि हम कभी भी कंपनी बनाते हैं तो नेक्स्ट आता है पैसा। तो उसके लिए बताया, तो फिर हमें ये बात पता चला पब्लिक से भी ले सकते हैं और प्राइवेटली, लेकिन वो लिया कैसे जाएगा? तो उसके लिए दूसरा नेक्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? 4, विच डील्स विद दी शेयर एंड डिवेंचर्स। तो इसको लिखना शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। गाइस ऊपर सेक्शन एंड किस पे हुआ था आपका? तो यहां पे स्टार्ट किससे हो जाएगा? 43 टिल 72, 43 टिल, और 72 से पहले जो एक सेक्शन होगा 71, वो सिर्फ डिवेंचर के लिए। तो डिवेंचर के लिए वी हैव ओनली 1 सेक्शन, एंड विच वन? 71। बाकी सारा किसके लिए? तो लॉजिकली सेक्शन 43 से 70 तक का जो सेक्शन है वो सारा शेयर कैपिटल के लिए, और जो सेक्शन आपका 71 है वो किसके लिए? डिवेंचर। सर व्हाट अबाउट द 72? नॉमिनी के लिए, कि जब शेयर और डिवेंचर आप खरीदते हो तो बताओ यदि मैंने खरीदा और कल मेरी मौत हो जाए तो वो शेयर किसका होगा? नॉमिनी का ना। तो नॉमिनी बनाने के लिए, उसके लिए। तो अब यहां पे बात है कि सर हमें यह भी पता चल गया फंड हमें कैसे रेस करना है और कहां से करना है। लॉ मेकर कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है फंड रेस करने की, हम आपको एक स्पेशल तरीका और देते हैं फंड रेस करने का। बोला सर ऐसा भी है क्या, कुछ और स्पेशल तरीका है? बोला आपको 3 चीजों के लिए फंड चाहिए। एक डे टू डे ऑपरेशन के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, और एक मीडियम के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। यदि बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए नो डाउट लॉन्ग टर्म, तो शेयर और डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म के लिए मान लो, और प्लांट और मशीनरी खरीदना तो मीडियम टर्म,
और डेली वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके लिए नो डाउट शॉर्ट टर्म। तो बोला सर क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या ऑप्शन दे रहे हो? तो बोला डिपॉजिट्स। तो चैप्टर नेक्स्ट स्पेशल मेथड ऑफ रेजिंग फंड, तो यहां पे लिखना आपका चैप्टर नंबर 5। और ये किससे डील करता है आपका? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? एक्सेप्टेंस ऑफ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ रेजिंग फंड, बट ये ऑर्डिनरी मेथड नहीं है। कौन सा हो गया? स्पेशल हो गया। ऑर्डिनरी सिर्फ शेयर और डिवेंचर है, तो ये क्या हो गया? और ये सिर्फ शॉर्ट और मीडियम के लिए होता है, उसके लिए होता ही नहीं है। ये 6 महीने से लेकर 36 मंथ तक के लिए होता बस। तो गाइज यहां पे सेक्शन एंड हुआ था 72, स्टार्ट किस पे हो जाएगा? और ये चलेगा आपका 76 कैपिटल ए। ऐड हो गया सेक्शन 76 के बाद 77 नहीं है, तो इसका मतलब इज इट अमेंडेड सेक्शन और नॉट? तो अमेंडेड सेक्शन। तो जब भी इस तरीके के वर्ड आए तो समझ लेना वो सेक्शन बिगिनिंग में नहीं था, उसको बाद में क्या किया गया? अमेंड करके इंसर्ट किया गया। देखो लॉ में अमेंडमेंट किसके किसके लिए किया जाता है वो मैं बता रहा हूं यहां पे होल्ड करके। जब कोई भी प्रोविजन को हटाना है जिसको बोलते हैं ओमिट, तो उसके लिए भी क्या होता है? अमेंडमेंट। जब कभी भी किसी सेक्शन के बाद कोई प्रोविजन ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तब भी क्या होता है आपका? अमेंडमेंट। जब किसी भी प्रोविजन को कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी क्या होता है आपका? अमेंडमेंट। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए हम अमेंडमेंट देखते हैं। नंबर 1 फॉर ओमिशन, दैट इज हटाने के लिए। नंबर 2 फॉर एडिशन, मतलब किसी चीज को ऐड करने के लिए। एंड नंबर 3 किस पर्पस के लिए? चेंजेस के लिए, किसी एग्जिस्टिंग सेक्शन में मॉडिफाई करने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आदत है ना, छोड़ नहीं सकते। आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 2 क्लॉज 85, जाना पहचाना सा है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी। अरे ये तो था स्मॉल कंपनी, यस स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में अभी तक आपने पढ़ा था कि पेड अप कैपिटल आपका 2 करोड़ और टर्नओवर आपका 20 करोड़, वो दोनों ही मॉडिफाई हो चुका है। और 2 का 4 हो चुका है और 20 का 40 हो चुका है। 1 2 का 4 एंड देन 1। तो ये सिचुएशन हो गया, तो वो अमेंड हो गया। और ये रिसेंटली 2021 में अमेंडमेंट है। तो अब वो अमेंडमेंट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो नोट्स आपको है, दिस इज टोटली कंप्लीट अमेंडेड ओवर देयर। कुछ लास्ट मोमेंट पे रहेगा तो आई लेट यू नो, बट ये पूरा अभी जो एट प्रेजेंट अमेंडेड है वो सारा है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो अब बात किसकी होगी? फंड रेस की तो हो गई, मुद्दा यहां तक तो समझ में आ गया। सर अब आगे की बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ कंपनी के मालिक कौन होंगे? शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स? तो ये बताओ कंपनी के क्रेडिटर्स कौन होंगे? तो कोई डिवेंचर होल्डर मतलब क्रेडिटर कहेगा मैं पैसा बिना सिक्योरिटी के तुझे कैसे दे दूं, बता जरा। इसका मतलब है आप लोन लेने गए, आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर पहले आ गए, कह रहे भाई सुन मैं पैसा ऐसे कैसे दे दूं तुझे, तू ये बता मुझे सिक्योरिटी क्या दे रहा है। ये बात किससे पूछ रहे? कंपनी से। ये बात किससे पूछी जा रही है? कंपनी से। तो लॉ मेकर ने कहा अब चलो एक सिक्योरिटी के लिए भी चैप्टर बनाते हैं जिसका नाम रखा गया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम रखा गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। गाइस सेक्शन यहां पे एंड किस पे हुआ था? 76A। तो डोंट यू थिंक 76 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 76 के बाद ही 76A आया है। तो यहां पे स्टार्ट और एंड होगा आपका 87। कितने? अच्छा चैप्टर कितने हैं? नहीं आपको 470 तक लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ 148 तक। हाँ जो आपके सिलेबस में अभी जो चल रहा है वहां तक लेके जाऊंगा, क्योंकि नए में क्या ऐड होता है इवन किसी को नहीं पता है अभी। तो इसलिए जो अभी तक है वो तो रहेगा रहेगा, तो इसलिए हम लोग कहां तक लेके जाएंगे? 148 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे क्या आ गया आपका? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब है डिवेंचर होल्डर तो खुश हो गए, कह रहे भाई चलो कोई बात नहीं हमें सिक्योरिटी तो मिल गई। अब आए कंपनी के मालिक ओनर, कह रहे भाई तूने उसको सिक्योरिटी दे दी, हमें क्या मिला?
हमें क्या दिया? तो डिविडेंड से पहले बोला सर क्या चाहिए? बोला पहले आते हैं हम आपको देते हैं मैनेजमेंट पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कंपनी चलाओगे आज से आप. That's why we have a concept of special resolution and ordinary resolution. That's why we have a concept of general meeting. तो इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7. तो हमने इनको दिया कंपनी को मैनेज करने, क्योंकि क्रेडिटर्स कंपनी मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा क्रेडिटर से हमने उधार लिया है, वो वापस करना पड़ेगा. तो पैसा लेके मैनेज हमें करना है. तो बताओ कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे? कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर्स, मेंबर ऑफ अ कंपनी. क्रेडिटर्स यहां पे डिसाइड नहीं करने वाले. अरे एक बात बताओ, क्रेडिटर्स को उनका पैसा वापस मिलना है, क्रेडिटर्स को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को हमने सिक्योर भी कर दिया, अब काय का राइट पे? तो बोला मैनेज करने का राइट किसके पास है? कंपनी के शेयर होल्डर्स. तो डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करता है? इसीलिए शेयर होल्डर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट जहां पे लिखा हुआ है. तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर. अब आते हैं यहां पे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और यहां पे स्टार्ट होगा सेक्शन आपका 88 और एंड होगा सेक्शन नंबर 122 बेसिकली. तो शेयर होल्डर कहेंगे भाई एक बात बताओ, ये तो मैनेज करने के लिए आपने दे दिया, हमें क्या कुछ अपने पैसे का रिटर्न मिलेगा या फिर नहीं? क्योंकि हमने मेहनत की, हमने कंपनी मैनेज भी किया, तो हमें भी तो मॉनेटरी बेनिफिट कुछ ना कुछ होना चाहिए. बोला सर क्या बात कर दे, डिविडेंड है ना आपके लिए. तो नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 8, दैट इज ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी चैप्टर को जाना जाता है. तो गाइज यहां पे सेक्शन स्टार्ट होगा 123 से, एंड होगा आपका 127 पे. आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए, तो शेयर होल्डर ने कंपनी मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया. किसने अपॉइंट किया? शेयर. तो शेयर होल्डर को यह भी पता चला कि हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड. लेकिन एक बात बताओ, डोंट यू थिंक जितने भी शेयर होल्डर हैं दे आर द ओनर ऑफ अ कंपनी और नॉट? तो अल्टीमेटली क्या वो ये जानना चाहेंगे? भाई देखो सिंपल है, जो भी काम आप कर रहे हो तो उस काम के लिए पैसा यूज कर रहे हो, तो उस पैसे का लेखा जोखा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप बनाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट. तो मैनेजमेंट को ये बात किसने बोल दी? शेयर होल्डर्स ने, कि सर जो भी पैसा जैसे जैसे जहां जहां पे आप यूज कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए यूज कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो सब कुछ आप दिखाओगे एक बुक में, एंड उस बुक का नाम क्या आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट. तो अगला चैप्टर इसीलिए कौन सा आपका? अकाउंट्स ऑफ कंपनी. नेक्स्ट क्या आपका? क्योंकि ये सब लॉ मेकर से पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ, सब बिजनेस होगा, पैसा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोला टेंशन मत ले, मैं हूं ना. कह रहे क्या? बोला अभी अकाउंट्स बनेगा, टेंशन मत ले. तो क्या आ गया? अकाउंट्स ऑफ कंपनी. तो गाइज यहां पे सेक्शन स्टार्ट हुआ 128 से लेकर 138 तक. आई होप समझ में आ गया. अब बोला सर एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बना रहे हैं? मैनेजमेंट. क्या वो सही है या गलत, मैं ऐसे कैसे मान लूं उसके ऊपर? तो मुझे एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका उस कंपनी से कोई लेना देना. तो बोला यस ऐसा ही होगा. तुझे अपने इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी मिलेगी, कंपनी का क्या पोजीशन है वो पूरा मिलेगा, और वो मैनेजमेंट नहीं देंगे, मैनेजमेंट को भी चेक किया जाएगा, और उसके लिए एक काम होगा, इट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स. तो दैट्स व्हाई वी हैव नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड. क्योंकि गाइस कंपनी किस नेचर का पर्सन है? आर्टिफिशियल. तो मैनेजमेंट पे भरोसा कैसे हो जाएगा हमें? तो इसीलिए भरोसेमंद तो एक ही पर्सन है, आप लोग. हाँ? तो गाइस यहां पे सेक्शन आपका स्टार्ट होता है 139 से लेकर 148.
नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद अभी डायरेक्टर्स कौन हो सकता है, कौन नहीं, किस कंपनी में कितने होने चाहिए, सेक्शन 149 से लेकर 205 तक। सिंपल। तो अभी कहानी खत्म नहीं। फिर इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, उसका भी चैप्टर है, क्योंकि रीजन बीइंग इट्स ऑल अबाउट द पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं कि सर आपका वजूद है, और ये लॉ कहता है। तो इसीलिए उस पर्सन को पैसा जब दे रहे हैं, जब वो बिजनेस कर रहा है, तो हमें सारी बातें होनी चाहिए। तो ये बताओ, एक पर्सन को हमने बनाया, यस और नो, उस पर्सन को ये बताया पैसा कैसे रेज करना है, उस पर्सन को ये बताया कि वो पैसे किस किस फॉर्म में रेज हो सकते हैं, और उस पर्सन को ये बताया कि भाई आपको मैनेज कैसे करना है, और उस पर्सन को ये बताया कि सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना है, और उस पर्सन का भी क्या होगा, आपका ऑडिट होने वाला है। तो इसीलिए नो डाउट किसकी बात कर रहे हैं, और सब कुछ होने के बाद नो डाउट प्रॉफिट तो चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ डिविडेंड। तो गाइज यू हैव टू टेल, पहले हमें पूरा ग्रुप ऑफ सेक्शंस को पढ़ना है, एंड उस ग्रुप ऑफ सेक्शंस को हम एक्चुअली किसके साथ पढ़ने वाले हैं, दैट इज चैप्टर। किसके साथ पढ़ेंगे? तो ये बताओ, पहला चैप्टर एक बार ऊपर वाले का नाम लेके रिपीट करते हैं। व्हाट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर? प्रीलिमिनरी। सेक्शन कितने हैं? 2। कौन कौन से? 1 और 2। 1 पता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। 2 डेफिनेशन। देन सेकंड चैप्टर नंबर, that is incorporation of a company and matter incidental thereto, section start 3 and बीच में ऐड भी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। स्टार्ट कहां से हो रहा है? यस, और एंड कब हुआ? यस। उसके बाद मुद्दा है सर पैसा रेस करना है बिजनेस के लिए, तो इसीलिए बोला चैप्टर बनाते हैं। क्या नाम रखा गया? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सो व्हाट अबाउट द सेक्शन नंबर? इट्स बेसिकली 23 till 42. We have 2 part. Number 1, it's a public offer. Then we have a private placement. क्या पब्लिक से भी रेस कर सकते हो और प्राइवेटली भी, तो बोला आपके लिए भी सेक्शन है, तो प्रोविजन पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट बोला सर ये बता तो दिया, लेकिन पैसा किस फॉर्म में आएगा, मोड, तो बोला नंबर 1 शेयर एंड नंबर 2 डिवेंचर। व्हाट अबाउट द सेक्शन स्टार्टिंग? इट्स 43 and 72. Thereafter we have next special form of acceptance, that is acceptance of deposit. Section number 73 till 76A. Then we have next sir सिक्योरिटी देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को, तो अल्टीमेटली चैप्टर बनाया गया है। व्हाट अबाउट द चैप्टर? रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, मतलब सिंपल चार्ज का चैप्टर है, वो पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। सेक्शन इट्स 77 and 87. देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट। सर एक बात बताओ, मैनेज कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? करे आप सब ओनर, तो बोला भाई बनाओ इनके लिए भी सेक्शन। स्टार्ट विद 88 एंड विद 122। लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करता हूं। एक पार्ट जनरल मीटिंग का होता है, एक अदर होता है, वो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट। उसके बाद सर क्या हमें कुछ मिलेगा कंपनी से? बोला यस, पैसा लगा तो रिटर्न मिलेगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ डिविडेंड। तो सेक्शन नंबर 123 एंड 127। बोला सर हमें कैसे पता चलेगा कहां पैसा कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? तो दैट्स व्हाई वो जनरल और लेजर बनाना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? तो इसलिए आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, तो दैट्स व्हाई वी हैव, यू कैन सी द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। एंड सर ये अकाउंट सही है गलत, ये कैसे पता चलेगा? कह रहे रुको जरा, ऑडिटर आएगा आपके लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हाँ, दैट्स व्हाई यू हैव अ चैप्टर ऑफ, यू कैन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑडिट, इसलिए 100 मार्क्स का आपको ऑडिट का चैप्टर। और ये जो सीक्वेंस मैंने चैप्टर का लिखा है, ये जो सीक्वेंस मैंने, कोई बात नहीं रजिस्टर बंद कर सकते हैं आप लोग, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये आपके अभी जो ICAI का मॉड्यूल है, यही सेम सीक्वेंस है, और यही सेम सीक्वेंस आपको मैं दिखा रहा हूं। जस्ट वेट फॉर इट, ताकि आपको ये ना लगे कि सर कुछ गलत हो गया यहां पे, तो वो भी मैं दिखा देता हूं। इसके साथ मैंने अभी रूल का नाम नहीं लिए, नहीं तो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं आप सब लोग। चैप्टर कितने थे वैसे यहां पे टोटल? 10 थे ना, तो रूल भी 10 है, मतलब नंबर में नहीं, पूरा नाम। तो अलग अलग रूल्स हैं हर चैप्टर के लिए। तो गाइज हियर वी हैव, अच्छा अभी ये साइट अभी खोल देते हैं, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन है हमारे पास। ई बुक, एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो जरा यहां पे चैप्टर दिख रहा है सबके लिए, विजिबल है? कोशिश करो। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू, ये लिखा था।
चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या उसके दो पार्ट हैं यहाँ पे? तो फर्स्ट पार्ट इट्स प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, जिसको मैंने पब्लिक ऑफर का नाम दिया, और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। देन उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, देयर आफ्टर वी हैव registration of charge, then we have a management and administration, then we have declaration and payment of dividend, then we have next chapter, what about the term, and then we have next, तो बेयर एक्ट में भी यही चैप्टर रखे गए। और आपको पता है बेस्ट पार्ट ICAI, वैसे मैं CA CS CA में तीनों प्रोफेशन को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन फ्रैंकली टेलिंग CA इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल बनाया वो कमाल का बनाया, क्योंकि उन्होंने पूरा बेयर एक्ट ही कॉपी किया है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, नहीं तो नॉर्मली अपने हिसाब से बनाते हैं, बट उन्होंने ये चैप्टर सीक्वेंस में इसीलिए रखा है। हाँ, कुछ केस स्टडी वगैरह है, लेकिन वो चैप्टर सीक्वेंस में रखा क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि बेयर एक्ट पढ़ना है, तो दैट्स व्हाई सीक्वेंस में रखा है। तो गाइज अब ये बताओ, क्या ओवरऑल हमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो हम लोग जो बेसिकली टॉपिक यहां पे स्टार्ट करेंगे, और पहले मैं यहां पे आपको बता दूं, जो आपके ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखेगा वो डेफिनेशन हम नहीं पढ़ेंगे सेक्शन यहां पे 2 में, जो आपको कलर में दिखने वाला है वो मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसे यहां पे आपको दिखेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 एसोसिएट कंपनी, तो इट्स अराउंड 20 to 25 डेफिनेशंस जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो अलग अलग चैप्टर्स मैंने लिखा है तो उस चैप्टर में वर्ड आएगा, हम उसके साथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेमोरेंडम जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, जब स्वेट इक्विटी शेयर तो वहां, हम लोग जब शेयर पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल शेयर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द शेयर, तो वो वहां पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हर जगह पे आपको क्या नजर आएगा, उस डेफिनेशन को कोरिलेट करेंगे। लेकिन यहां पे आप लोगों को जो भी डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूं उसमें एक तो आपका क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो इस चैप्टर में ध्यान रखना आपका एक टॉपिक साथ में चलेगा, एंड व्हाट अबाउट द नेम, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पहला डेफिनेशन जो हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, एंड व्हाट अबाउट द नेम, एसोसिएट, आपका क्या नाम है, एसोसिएट। वैसे तो जाना पहचाना है, पढ़ा, ये तो फाउंडेशन में पढ़ा है, सिंपल। तो लेट्स सी, देखते हैं किसको कितना याद है, किसमें कितना है दम, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूं जब वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आएगी और जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इट विल टेक अराउंड 2 hours, एंड देन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours, क्योंकि उसमें हम एक रूल पढ़ेंगे, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर रूल 2017, तो वो रूल आएगा, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, एंड देन आपको समझ में आएगा कि फाउंडेशन का होल्डिंग सब्सिडरी और यहाँ का होल्डिंग सब्सिडरी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वहाँ तो 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, और यहाँ वहीं पे 2 से 3 घंटे लग सकते हैं उस टॉपिक को खत्म करवाने में, बट कोई नहीं, मजा आएगा। तो एसोसिएट कंपनी की शुरुआत करेंगे, और यहाँ पे जाते जाते मैं दिखा दूं तो वर्ड डेफिनेशन स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है, मीन्स। अच्छा देखो इसमें क्या क्या वर्ड आने वाला है, बट क्या लिखा है, विच इज नॉट, लेकिन फिर क्या लिखा है, इसका मतलब इस डेफिनेशन में मीन्स भी और साथ में इंक्लूड भी आ गया। ऐसे डेफिनेशन को भी हम रिस्ट्रिक्टिव और आपका एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ही बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शुरुआत है वो किससे हो रहा है। तो कैन यू प्लीज टेल मी, यहां तक समझ में आ गया, चैप्टर का सीक्वेंस क्लियर है? अब घर जाके वो सेक्शन याद करके क्या होगा, चैप्टर का पूरा सीक्वेंस नेक्स्ट में, नहीं तो नोट सबको ऐसे खड़ा करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो याद होना चाहिए, और बिना देखे बताना है सबको। लक्ष्य कह रहा सर ये तो टेंशन वाला काम है, बट इजी है सेक्शन अब याद करना, चैप्टर वाइज याद करो, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज।